नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं मिहिर भट्ट और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हर दिन एक नए लेवल्स ब्रेक करने का दिन है एक्चुअली आज लग रहा है मार्केट का। जिसका डर था वही है। यस मिहिर, शुक्रवार को भी यही हुआ कि 300 भी गया, 200 भी गया, आज भी यही हुआ, आज 200 भी गया, 100 भी गया, 10,100 भी गया। तो मार्केट डबल पॉइंट से बाजार को तोड़ रहा है और ये अच्छा नहीं है। ये बाजार के लिए किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है, मार्केट में कोई पुल बैक नहीं है, एक तरफा गिरावट बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। नंबर ऑफ ट्रिगर्स हैं मार्केट के पास जिसकी वजह से बाजार में लगातार गिरावट है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि जो ट्रेड वॉर है ये थोड़ा मुश्किल ना ले आए, क्योंकि आज भी अगर आप परसेंटेज लूजर्स की लिस्ट देखेंगे तो आपको मेटल शेयर्स थोड़े ज़्यादा दिखेंगे। मेटल का इंडेक्स भी कुछ ज़्यादा ही टूटा हुआ है और लगातार दूसरे दिन से टूट रहा है, तो ये थोड़ी मुश्किल लेके आ रहा है। अदरवाइज वैसे ठीक है, बैंकिंग तो ट्रेडिशनली टूट ही रहा था, लेकिन आज कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनी से भी दबाव आया। IOC, BPCL जो दोनों इंडेक्स के गेनर्स हैं, इन्होंने भी प्रेशर बना दिया। एक क्रिटिकल लेवल है मीर, वो आज मार्केट ने तोड़ा हुआ है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये लगातार मार्केट ने मेंटेन किया था, लेकिन इसके टूटते ही प्रेशर सीवियर हुआ और तेजी से टूटा है बाजार। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि अभी तो है, भले ही इसमें ये सीरीज छोटी है थोड़ी, और वो इसलिए क्योंकि इसमें एक लंबा वीकेंड पड़ रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज, लेकिन वो जो 10,000 की पुट्स है ना, जिस पर हमने सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन देखा हुआ है, वो एक बार टेस्ट होने वाली है। बिल्कुल मीर, आज लग रहा है देखकर आज सुबह से ही वो एक्चुअली 10,000 की पुट ज़्यादा एक्टिव है। कॉल के अंदर किसी तरह का कोई शॉर्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन 10,000 की पुट के अंदर अच्छा एकुमुलेशन है। आज हमने सुबह भी यही पुट आपके सामने रखी थी 10,000 की और 10,400 की। एक्चुअली इन दोनों के अंदर एक्शन ज़्यादा है। 10,400 की कॉल में इसको राइट करने में बड़ा मजा आ रहा है और 10,400 की पुट को, 10,000 की माफ कीजिए पुट को, इसको प्लस करने में आज भी आप बिल्डअप देखिए, करीब 37% से कुछ ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट के साथ। इसमें प्रीमियम एडिशन 50% से ज़्यादा का है। डेट मीन्स अगर आपने 30 रुपये 50 रुपये लगाए हैं तो 12.5 से 15 रुपये का गेन आपको मिल जाता है। 100 रुपये में करीब 50 रुपये का गेन आपको मिल जाता है सिर्फ इस पुट से ही। बाजार के अंदर कुछ नहीं देखना, जो एक तरफा गिरावट है उसका सिर्फ कम रिस्क पे और अच्छा प्रॉफिट के साथ इस पुट का फायदा भी आप देख सकते हैं। देखिए, वैसे भी बजट से लेकर अभी तक देखेंगे ना, और मैं तो कहूँगा जनवरी लास्ट वीक से लेकर अब तक का मार्केट अगर आप देखें, इसमें बेचने वाले ने कमाया है। ये बात जो बेचकर चला है ना मार्केट में, वो कमा रहा है। बाकी आप वैल्यू बायर को देखिए या जो लॉन्ग करने वाला है ना, वो बेचारा फंस रहा है इसमें, बार बार फंस रहा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आज अगर आप देखें डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स को देखेंगे तो वहाँ से फिर से एक बार जो संकेत हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अभी आगे और गड़बड़ हो सकती है। आप देखिए, डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक ये करीब 95 पॉइंट्स नीचे है। अब दिक्कत यह है कि जिस दिन ग्लोबल क्यूज बुरे होते हैं उस दिन तो हम गिरते ही हैं, जिस दिन बहुत ज्यादा बुरे नहीं होते हैं उस दिन भी हम हायर लेवल्स पे होल्ड नहीं करते हैं। तो हो क्या रहा है कि मार्केट इज, और आपको ये याद होगा जो पिछली बार भी हमने देखा था कि इस तरह की गिरावट में हो क्या रहा है कि अब हायर लेवल्स पे अगर आप देखेंगे ना, तो वो रेजिस्टेंस के लेवल इतने सारे हैं कि आप 10,100 से 200 पे भी गए ना तो भी सेलिंग देखने को मिलती है, फिर 250 पे गए तो फिर 300 पे गए तो फिर 350 पे, मतलब 400 आते आते तो आपको 5-6 लेवल सेलिंग के ही क्रॉस करने पड़ते हैं मार्केट में। बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल नोटिस हो रही है। पहले किसी तरह से सपोर्ट के काम को होते थे, ऐसे पहले हर S1 S2 हमको मिलते चलते थे, लेकिन आजकल ये ट्रेंड रिवर्सल वाली सिचुएशन है ना, इसमें रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। और एक और अच्छी चीज इसमें आप देख पा रहे होंगे, अगर आप रिवर्सल खेल रहे हैं तो आपको परेशान करने वाला कोई शेयर पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोई शेयर चल ही नहीं रहा, किसी को लीडरशिप ही नहीं है। एक दिन थोड़ा बैंकिंग चलता है तो लगता है कहीं पुल बैक आ जाएगा, मिड कैप चलता है तो लगता है पुल बैक आ, लेकिन जो मार्केट को कंसोलिडेशन चाहिए कि सभी तरफ से एकदम से खरीदारी या पुल बैक आए, वो कम से कम एब्सेंट है। इसलिए शॉर्ट करने वालों को बधाई, अच्छा प्रॉफिट आप कमा रहे हैं। अब दूसरी चीज आप देखिए, आज अगर आप ब्रेथ को देखेंगे ना मार्केट की, वो सुबह जो एक यू टर्न खुलने के बाद 10 मिनट में मार्केट ने मारा ना, वो आप देखिए कि अब कितना स्प्रेड हो चुका है। आई वाज जस्ट लुकिंग एट मिड कैप इंडेक्स, 0.25% नीचे है और ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स की गिरावट है। अब इस एडवांस डिक्लाइन के साथ कौन निचले लेवल्स पे खरीदारी करने का सोचेगा, और अगर सोचेगा तो भी उसका इंतजार इतना लंबा हो जाता है, जो कि देखने को मिलता है। एक बार वॉल्यूम्स को भी देख लेते हैं, और ऊपर से ये जो पॉलिटिकल सिनारियो चल रहा है इस समय, बात तो चलिए खैर बहस नहीं हो पाई उस पर, लेकिन सरकार बहस के लिए तैयार है अविश्वास के प्रस्ताव पर। अब देखिए 2,13,000 करोड़ का ट्रेड हुआ है, तो ये जो ट्रिगर्स है ना इस समय, और ऊपर से फेड की बैठक, ये सारे ट्रिगर्स जो हैं, ये अगर कुछ इंडिकेट कर रहे हैं तो वो चॉपीनेस, वॉलेटिलिटी, और बस एक चीज है कि अभी आपको काउबॉय बनकर
दलाल स्ट्रीट पर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आपको मौके आगे भी मिल सकते हैं, अच्छे खासे मिल सकते हैं, और ये प्रे करना चाहिए कि 10,000 का जो लेवल, बिकॉज अब तो यहाँ से हार्डली कोई डिस्टेंस है, वो जो पुट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो अगर टेस्ट होता है तो देन आप 9700 तक की सीधी ओपनिंग उस लेवल के नीचे निफ्टी में देख सकते हैं। ये हमने 10,300 पर भी देखा था, जैसे 300 टूटा तो अब आपके सामने है 200 पॉइंट बाजार को गिरने में मुश्किल से मुश्किल 24 घंटे लगे। और अरविंद सेंगर से भी आज हमने यही बात पूछी। एक्चुअली हमने उनसे सारे सवाल वही पूछे जो आपके और मेरे जहन में चल रहे थे। हमने उनसे ये पूछा कि LTCG को लेकर प्रॉब्लम, हमने उनसे ये पूछा कि मार्केट में इस समय रिदम क्या दिखता है, हमने उनसे ये भी पूछा कि पॉलिटिकल नॉइज इस समय देश में काफी ज्यादा हो गई है, उसको लेकर बाजार कैसे रिएक्शन देगा। सब पे राय उन्होंने दी है, जरा सुनिए आप भी। कि दिस क्वार्टर शुड प्रोवाइड पॉजिटिव डायनामिक्स। इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स के बीच में अभी मार्केट ऊपर नीचे तो हो सकता है, और फेड ने अगर 3 का 4 कर दिया तो इजीली 10,000 के नीचे आ सकता है, लेकिन उसका मेरे ख्याल से इतना कोई मायने नहीं रखता। मार्केट की नर्वसनेस जो इंडिया स्पेसिफिक है वो इलेक्शंस के ऊपर है और पॉलिटिकल, और इसमें ये रिस्क भी है कि गवर्नमेंट को जब उनको अगर नर्वसनेस लगी तो कितना पॉपुलिस्ट मेजर्स करेंगे और उसमें क्या इकोनॉमी या फिस्कल डेफिसिट या और चीजों पे क्या असर आएगा। तो उन सब कंसर्न्स के कारण आई थिंक उसका ज्यादा, क्योंकि इंडिया हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स अमंग्स इमर्जिंग मार्केट्स। मार्केट इस पॉइंट पे अभी अटका हुआ है कि विल देयर बी 3 रेट हाइक्स और कुड दे रेज इट टू 4 रेट हाइक्स। अभी तो जो उनका ऑफिशियल एक्सपेक्टेशन है वो 3 रेट हाइक्स का है, बट मोर एंड मोर पीपल थिंक कि वो 3 का 4 होने का पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा सा उसमें अगर 3 से 4 में शिफ्ट कर दिया तो थोड़ा सा पॉसिबली मार्केट में नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है, बट आई थिंक दैट वो 3 या 4 के बीच में मूव करना लाइकली है। और उसका कारण ये है कि इकोनॉमी इज डूइंग वेल, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लो है, इकोनॉमी इज शोइंग गुड स्ट्रेंथ। बिल्कुल, देखिए इस बीच जो पॉलिटिकल, मैं अनसर्टेनिटी वर्ड तो यूज नहीं कहूंगा, लेकिन जो पॉलिटिकल नॉइसेस चल रहे हैं ना वो भी मार्केट को नर्वस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी अमित शाह हमारे कॉन्क्लेव में आए थे शनिवार को, और उन्होंने भी कहा कि जो बाईपोल्स हैं यूपी के उसे सरकार बड़ी गंभीरता से ले रही है, एनडीए बड़ी गंभीरता से ले रहा है, और इस पर बीजेपी जरूरी विचार भी कर रहा है। सुनते हैं एक बार क्या कहा उन्होंने। पहला सवाल तो यही है जो पूरे देश के मन में है कि उपचुनाव में जो बीजेपी की हार हुई है उससे विपक्ष बहुत खुश है, चारों तरफ दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? और खास तौर पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा खुशी आपने दी है इन उपचुनावों में। देखिए, जहां तक अभी के उपचुनाव के नतीजे का गंभीरता से लेते हैं, इसका मुहिम विश्लेषण करेंगे, और जहां तक कांग्रेस का खुश होने का सवाल है, सारी की सारी सीटों पर जमानत जब्त कराकर अगर किसी पार्टी को खुशी मिलती है तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। यार चलिए, ये तो अब राजनीति है, इसका ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे साथ TS हरिहर मौजूद हैं, समित चौहान हमारे साथ हैं, विजय चोपड़ा हैं हमारे साथ इस समय मौजूद, और साथ ही राजेश सतपुते भी हैं। तो 10,100 के साथ अभी फिलहाल के लिए तो निफ्टी आंख मिचोली खेल रहा है, फिसला था इसके नीचे। राजेश, अब 10,100 भी टेस्ट हो गया, 200 डे मूविंग एवरेज और 200 डेमा भी ब्रीच हुआ आज के ट्रेड में, क्या कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए मुझे लगता है कि ज़्यादातर ये जो आपने डिस्कस किया दोनों ने, मुझे लगता है वो ज़्यादा सटीक है विश्लेषण, क्योंकि ज़्यादातर जो हेडविंड्स है और ज़्यादातर न्यूज़ है, पॉलिटिकल है, वो ज़्यादा टेक्निकल हम लोग उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। जो हम लोग वॉच कर सकते हैं वो है ऑप्शंस का डेटा, कि जहाँ पे हम एक पोजीशंस का एक जायज़ा ले सकते हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट दैट ओवरऑल सिनेरियो कि कहाँ पे क्या राइटिंग हो रहा है, तो जस्ट आई वांट टू शेयर दैट। देखिए 10,000 का जो पुट है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है अभी भी। 10,500 का जो कॉल है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम पेन लेवल होता है वो 10,300 का है। सामने अगर आज का डेटा देखो तो 10,000 के पुट में लगभग 17.5 लाख शेयर ऐड हुआ है, और 10,200 के कॉल में लगभग 17.5 लाख शेयर ऐड हुआ है। एट द सेम टाइम 10,100 के पुट में भी लगभग 10 लाख शेयर ऐड हुए हैं। तो मुझे लगता है इन पर्टिकुलर कि मे बी
यहाँ पे कॉन्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। मुझे लगता है कि 10,000 10,100 ये मे भी कुशन हो सकता है फॉर ए पुल बैक रैली, क्योंकि बाजार में बहुत सारे काउंटर्स है कि जो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है एंड दे डिजर्व ए पुल बैक फ्रॉम द ओवरसोल्ड टेरिटरी। तो यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट करना, ऑब्वियसली बारिंग मिड कैप्स एंड देयर आर फ्यू काउंटर्स विच आर लुकिंग एट टेरिबली वीक एट द करंट जंक्चर, बट मोटा मोटी जो बड़े बड़े काउंटर्स जैसे है वहाँ पे मुझे लगता है कि एक कॉन्ट्रा बाइंग एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। ठीक है, कुछ हद तक मार्केट में आपको बहुत ही सोच समझ के सौदे उठाने पड़ेंगे। इस समय ना उठाएं तो और अच्छा है, ये तो खैर ज़्यादा ही अच्छा होगा कि सौदे उठाए ही ना जाएं। टी.एस. हरियर भी है और मेरे साथ इस समय विजय चोपड़ा भी जुड़े हैं। हरी, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। ये बाजार में अभी और कितनी गिरावट आपको दिखती है? जो सारे पॉइंट्स हैं वो तो जस्ट पहले के पहले ही चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा ये पॉलिटिकल नॉइस एकदम से बढ़ गया है, ये सब चीज़ें कितना डैमेज और करेंगी मार्केट को भी? मेरे ख्याल से पॉलिटिकल नॉइस तो ज्यादा डैमेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, आई थिंक वो एक सेंटिमेंटल नेगेटिव हो सकता है। आई डोंट थिंक फिलहाल एनडीए को नंबर ऑफ सीट्स का प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि 272 का रिक्वायरमेंट है और 315 के आसपास उनके पास फिलहाल है। इवन अज्यूमिंग दैट टीडीपी बाहर निकल गया और इवन शिवसेना निकल भी जाए तो भी आई थिंक इनके पास लगभग 300 के आसपास रहते हैं। तो आई डोंट थिंक पॉलिटिकल कंसर्न कुछ है। हाँ, सेंटिमेंटली डेफिनेटली थोड़ा एक नेगेटिव सेंटिमेंट आ गया है कि ये क्या हो रहा है भाई, जो एक जमाने में एलाइज थे आज वो भी उठ के खड़े हो गए उनके सामने, तो एक सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया। मेरे ख्याल से मार्केट के लिए जो बड़ा कंसर्न है वो वेडनेसडे को जब फेड के बैठक का आउटकम आएगा, आई थिंक दैट विल बी क्रिटिकल। और उनका जो गाइडेंस आता है, वो 3 हाइक्स की गाइडेंस देते हैं या 4 हाइक्स की गाइडेंस देते हैं, आई थिंक दैट विल बी क्रिटिकल। देखिए, मार्च में 25 बेसिस पॉइंट का जो हाइक है वो तो लगभग फैक्टर हो चुका है, आई डोंट थिंक उसमें कोई शंका है। पर आई थिंक साल में कितना होगा, 3 या 4, इसके गाइडेंस काफी मायने रखते हैं। मेरा जो ख्याल है, आई डोंट थिंक पॉलिटिकल जो भी है कोई खास फर्क उससे आगे पड़ेगा। ठीक है, समित आपकी रणनीति क्या है? क्लाइंट्स को क्या राय दे रहे हैं जब ये मार्केट के अंदर सारे क्रिटिकल लेवल टूट रहे हैं? जब 10,300 टूटा तब क्लाइंट्स क्या पूछ रहे थे, तब क्या राय थी? आज मार्केट ने 165 वाले लेवल को भी तोड़ दिया, अब तो 100 के आसपास चल रहे हैं। रिकमेंडेशंस क्या दे रहे हैं आप? देखिए डिम्पी, डायरेक्शन की अगर बात करें तो देयर इज नो ब्रेनर, वी आर इन अ सेल ऑन राइज काइंड ऑफ मार्केट, और यही रणनीति हम 1-1.5 महीने से भी मानते आ रहे हैं। जब से 11,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल बजट के दिन ब्रेक किया था, उसके बाद क्लियरली हमने एक सीरीज ऑफ ब्रेकडाउन्स देखे हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कन्विंसिंगली ब्रीच होते हुए देख रहे हैं। भी इन बिटवीन पॉजेज आते हैं जो काफ़ी एविडेंट है, अच्छे खासे शॉर्ट सेलिंग के बाद कहीं ना कहीं एक रिलीफ रैली ड्यू रहती है, तो वही हमने देखा हुआ है। रिसेंटली भी 10,400 10,500 का एक रेजिस्टेंस आया, वहाँ से हमने सेलिंग देखा है, और आज हमने जो रिसेंट स्विंग लो था 10,140 वो भी ब्रीच किया हुआ है। सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम नाउ कि 10,000 का लेवल भी निफ्टी ब्रीच करके लोअर लेवल्स दिखा सकता है। यहाँ पे अभी अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ 10,200 10,300 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो फिलहाल हमारी रणनीति यही है, एग्रेसिवली लॉन्ग्स मत कीजिए, बॉटम फिशिंग अवॉइड करनी चाहिए। यहाँ पे अभी और पेन काफ़ी ज़्यादा बाकी है, अगर कुछ वीक्स का हम रणनीति रखें तो। अगर शॉर्ट सेल करना है तो डेफिनेटली आप कोई भी बाउंस बैक आता है तो वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख लीजिए। शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। इस बीच विजय, अब तो लग रहा है कि शायद जो 10,000 का लेवल जिसकी हम बात कर ही रहे थे कि इसी सीरीज में टेस्ट हो सकता है, अब आई थिंक कुछ लोग तो ये प्रे कर रहे होंगे कि ये बस टेस्ट ही हो, इसके नीचे नहीं चला जाए मार्केट। बिल्कुल मिहिर, मुझे लगता है कि जब अब बात प्रेयर पे आ गई है तो बहुत डर है मार्केट्स में, और डर जायज़ भी है मैं कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके की गिरावट हो रही है, रिस्पाइट नहीं आ रहा है। अगर आपको याद हो, पिछले मंडे को भी हम इसी चैनल पे यही बोल रहे थे कि एक मेजर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला था, और तब हम भी यही बोल रहे थे कि इसमें बिल्कुल भी आप फंसे नहीं, ट्रैप ना हो। मेरा सजेशन अभी भी वही रहेगा कि बिल्कुल ट्रैप ना हो मार्केट्स में, जितना हो सके लॉन्ग पोजीशंस हल्की रखें, खासकर एफएनओ में तो बिल्कुल भी ना जाएं। और हो सकता है कि यहाँ 10,000 के आसपास से एक बाउंस बैक देखने को मिले, मगर वो बाउंस बैक सेल करने के लिए ही होगा मेरे विचार से, और 10,000 टूटना लगभग निश्चित है, क्योंकि बाकी जो ख़राब खबरें आ रही हैं उसके साथ साथ ये भी है कि अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात हो रही है। मोदी गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर ही इसी अंदेशे में बाजार ऊपर चला गया था कि एक स्टेबल गवर्नमेंट है, कहीं पे कोई पॉलिसी
पैरालिसिस नहीं होगा, जो शब्द पहले काफ़ी यूज़ किया जाता था। और अब अगर उसमें कहीं ना कहीं अटकलें लग रही हैं तो पॉसिबली मार्केट्स में थोड़ी जिटरीनेस है। फॉरेन इन्वेस्टर्स वैसे ही बहुत मेजर सेलिंग कर रहे हैं, तो माय सजेशन वुड बी कि जैसे ही बाज़ार ऊपर आता है तो उसको शॉर्ट करने का ही अपॉर्चुनिटी समझें। मगर फ़िलहाल हो सकता है कि आपको एक बाउंस बैक मिले और यहाँ से मार्केट ऊपर आए। आज कोई भी फ्रंटलाइन शेयर ऐसा नहीं है कि जो गिरावट वाला शेयर ऐसा नहीं है कि जिसमें गिरावट आज 2% से ज़्यादा के ना हो। टाटा स्टील करीब 4%, आईओसी बीपीसीएल की तो आपको हालत पता ही है, ये गेल को चले थे खरीदने लेकिन खुद ही टूट गए। टेक महिंद्रा करीब 3.5% नीचे है। इंफ्राटेल को लेकर भी आज एक नेगेटिव रिपोर्ट आपने देखी, ये भी डे लो पे ही खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हमारे साथ अब संजय सिन्हा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। संजय, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब एक्चुअली मेरा पहला सवाल पॉलिटिक्स रिलेटेड इसलिए है बिकॉज इट सीम्स कि मार्केट उससे थोड़ा नर्वस है, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो ना ही सरकार पे कोई ख़तरा है और ना ही कोई ऐसी शंका है कि ये सरकार टर्म पूरी करेगी या नहीं करेगी। ये जो डर है मार्केट में, कितना सही है और कितना एक ओवर रिएक्शन है उस मार्केट का जो कि पहले से ही थोड़ा सा विचलित है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, चाहे वो इंटरनेशनल क्यूज हो, एलटीसीजी हो, ट्रेड वॉर हो, और सबका ठीकरा फूट रहा है पॉलिटिकल न्यूज पर। तो देखिए, ये बात तो सही है कि मार्केट में हर इवेंट का एक ओवर रिएक्शन हो जाता है शॉर्ट टर्म में, और जिस तरह की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं बाय इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से लेके नो कॉन्फिडेंस मोशन तक, उससे बाजार में एक डर सा पैदा हुआ है कि हो सकता है कि 2019 में की जो इलेक्शंस होंगे उसमें कुछ सरकार में शायद एनडीए को बहुमत ना मिले या बीजेपी को पूर्ण बहुमत अपने बलबूते पर ना मिले, इस तरह का डर बाजार पे तो हावी है। लेकिन आई थिंक जो दूसरा फैक्टर है, जो टेक्निकल फैक्टर मानता हूं मैं, जो इस बात से संबंधित है कि 26 मार्च तक की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो करंट फाइनेंशियल ईयर के ट्रांजैक्शंस में गिनी जाएंगी और उस पे जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो लागू होगा। मेरे ख्याल से वो ज्यादा बड़ा टेक्निकल फैक्टर है जो बाजार पर अभी बैकग्राउंड में काम कर रहा है, और उस पे जो ये इस तरह के पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो भले हावी हो गए हों। ये बात भी सही है कि बाजार में कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अभी कम है, और हल्की सी भी सेलिंग प्रेशर अगर आती है तो नीचे का सपोर्ट जो है वो तुरंत टूट सा जाता है। तो संजय, मार्केट के अंदर अभी और कितनी गिरावट एक्सपेक्ट करें? ये कितना नुकसान अभी और पहुंचा सकता है? मैं कम से कम मार्च के एक्सपायरी तक ही समझूं तो। देखिए, जो मार्केट का करेक्शन है उसको दो भाग में देखें, एक टाइम का करेक्शन और दूसरा वैल्यू का करेक्शन। मेरे ख्याल से जो टाइम का करेक्शन है वो कम से कम डाउनसाइड सपोर्ट जो है वो हमको लगता है नियर टर्म में ही इमर्ज कर देना चाहिए अगर बाजार बहुत तेजी से गिरता है। रही बात वैल्यू की जो सपोर्ट है, वो मुझे लगता है कि एक माइलस्टोन चूंकि 10,000 पॉइंट्स का निफ्टी रहा है, अगर उसके नीचे थोड़ा फिसलता है निफ्टी तो बहुत लोग जो साइडलाइंस पे खड़े हैं या जिन्होंने पहले कैश आउट कर रखा है वो लोग भी प्रेरित होंगे बाजार में दोबारा प्रवेश करने के लिए या फिर प्रवेश करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन संजय, एक चीज बताइए, जितने भी बड़े जानकार जिनसे हमारी बात हुई है, ब्रॉडली जो व्यू आ रहा है, एक तो ये आ रहा है कि शायद ये साल करेक्शन का साल हो सकता है हम नया कोई बहुत बड़ा सब्सटेंशियल हाई ना बनाए, एक तो ये व्यू है। दूसरा व्यू ये भी है कि अब यहाँ पर क्योंकि करेक्शन का साल होगा और इंटरनेशनली भी मार्केट हो सकता है थोड़ा सा पिछड़ा हुआ रहे बाकी बाजारों की तुलना में, तो लार्ज कैप्स की बजाय बेटर अपॉर्चुनिटी स्मॉल कैप और मिड कैप में देखनी चाहिए। आपका व्यू क्या है? मैं देखिए शुरू से ही मानता आया हूं कि जो परफॉर्मेंस डिफरेंस मिड कैप और लार्ज कैप का हम लोगों ने 2017 में देखा, वो परफॉर्मेंस डिफरेंस भले 2018 में नैरो हो जाए, लेकिन यहाँ से आगे की जो जर्नी है, जो 2019, 20 और भी आगे 3 साल की जर्नी, उसमें जो मिड कैप्स हैं वो लार्ज कैप्स को आउट परफॉर्म करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो बाजार की गिरावट जो हुई है उसमें हमें ये जो इंडेक्स की गिरावट थी उसने उतना
सही पिक्चर नहीं दिया है जितना इंडिविजुअल स्टॉक्स के करेक्शन में हो गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप मिड कैप इंडेक्स की करेक्शन देखें, आज की करेक्शन को अगर हम इंक्लूड कर लें तो करीब वो 11-12% का करेक्शन है। लेकिन जो मिड कैप स्टॉक्स का करेक्शन है वो तो 25% से 50% का करेक्शन हो चुका है इसी दौरान। तो चूंकि मिड कैप स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन पर डिपेंडेंट रहता है, मेरे ख्याल से उसमें तो अपॉर्चुनिटी जरूर पैदा होती रहेंगी। और साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं कि जो हमने कुछ दिन पहले एक एनालिसिस की थी, जो 900 स्टॉक जहां पर की म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स है उनको ही हमने एक कर्सरी निगाह से देखा था, तो उसमें कम से कम 1/3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 1 फरवरी से ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, और कम से कम 2/3 स्टॉक्स हैं जिनमें की जो उनकी लो लेवल्स है वहां से कम 5% से ज्यादा का गेन्स हो चुका है। तो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे जो करेक्शन हो रही है वो काफी हद तक डिस्काउंट होके वहां से स्टॉक्स में रिकवरी भी हो रही है। बिल्कुल। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच एक बार मिड कैप के लूजर्स को देख लेते हैं। जैसे आज मेटल स्पेस तो है ही दबाव में, लेकिन कुछ एक स्टॉक्स हैं जिस पर गिरावट एक्सटेंड हो गई है। जैसे टाटा ग्लोबल बेवरेजेस खुला वीक था, अभी ऑलमोस्ट 4% नीचे है। इंडिया सीमेंट 3.5% नीचे, यूनियन बैंक अभी भी 3.5% नीचे है। इंडिगो ये 4% नीचे। आज इसने जो 1200 का लेवल है उसे डिफेंड तो किया है, लेकिन बार बार टेस्ट किया है। ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर नुकसान देखने को मिला है। राजेश, इनमें किसी स्टॉक पर आपको अभी भी लग रहा है कि गिरावट और ओपन हो सकती है? देखिए मेरा जो ध्यान है वो थोड़ा हटके है। उसमें से जो टेक्निकल वीक पैटर्न स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उस पर मैं थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहूँगा। एक तो देखिए टाटा केमिकल एंड यूपीएल दोनों में फ्रेश वीकनेस हुआ है, वी-गार्ड में फ्रेश वीकनेस हुआ है। तो अगर शॉर्ट कैंडिडेट अगर ढूंढना है तो मुझे लगता है कि टाटा केमिकल कुड फर्दर मूव डाउन टुवर्ड 640-45 ऑड लेवल। 675 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। यूपीएल इज वन काउंटर की जहाँ पे वीकनेस है, हालांकि ओपन इंटरेस्ट में एडिशन नहीं हुआ है, सो आई थिंक एक पुल बैक मिले तो फिर सेल होगा। 714-715 के आसपास का सेल बनता है, इसका टारगेट रहेगा 680 का। और एक वन मोर सेल मैं ऐड करना चाहूँगा, बाटा। मुझे लगता है बाटा में सेल यहाँ पे इनिशिएट हुआ है। 700 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करे, 650 के आसपास का टारगेट रहेगा। ठीक है। आज इसके अलावा जो मार्केट में जहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है उसमें मेटल स्टॉक्स हैं। ये जो ट्रेड वॉर की बार बार बात उठती है उसका नुकसान तो खैर इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी दिख रहा है, भले वो मेटल्स तक ही थोड़ा सीमित क्यों ना हो ज़्यादा। हिंडाल्को, टाटा स्टील, सेल, वेदांता सभी इस समय डे लो पे हैं। हरीश पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। आप फेड की बैठक को भी काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं और इस समय जो 20-21 तारीख को यानी कल और परसों जो फेड की बैठक होगी, इन बिटवीन ये मान के चलें कि ये थोड़ा मेटल वाला प्रेशर रहेगा, क्योंकि अगर फेड की बैठक से ब्याज दरें ज़्यादा बढ़ाने की हॉकिश हो गया व्यू तो फिर शायद हो सकता है मुश्किल हो यहाँ पे ग्रोथ को लेकर भी और करेंसी डेरिवेटिव्स को लेकर भी। देखिए, जहां तक मेटल्स का सवाल शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेंटिमेंट है, वो तो सिर्फ एक बात से नेगेटिव हुआ है कि जो यूएस ने जो ट्रेड वॉर ट्रिगर किया, आई थिंक उससे थोड़ा सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ है। जहां तक इंडिया का सवाल है, आई थिंक इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएस इज जस्ट अबाउट 7 to 8% ऑन स्टील, तो मेरे ख्याल से ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पर आई थिंक द मैटर ऑफ वरी इज दैट यदि यूएस ने किया, आगे चाइना, कोरिया और ईयू ने भी कर दिया, तो आई थिंक उसका फर्क इंडिया पे काफी पड़ सकता है। तो यदि एक पूरा फुल फ्लेज ट्रेड वॉर बन गया और एक करेंसी वॉर बन गया तो आई थिंक इंडियन स्टील इंडस्ट्री पे काफी फर्क पड़ सकता है मेरे ख्याल से। इसीलिए शायद ये सेंटिमेंट नेगेटिव है। आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी हाउ द ट्रेड वॉर रियली पैन्स आउट। यदि ये ट्रेड वॉर कोई बड़ा नहीं हुआ तो आई थिंक ये लेवल डेफिनेटली आप टाटा स्टील और सेल ये लेवल पे खरीद सकते हैं। ये बलरामपुर चीनी के अंदर लगातार कई दिनों से तेज गिरावट आ रही है। ये एक्चुअली इस तरह की गिरावट है जो इसको एक बेरिश ट्रेंड में लेके आई है। एक बार समित, आप इसका टेक्निकल्स चेक करेंगे बलरामपुर चीनी, इसके अंदर क्या करना चाहिए? देखिए, बलरामपुर चीनी की अगर बात करें तो ट्रेंड वाइज तो ये काफ़ी महीनों से ये नेगेटिव ट्रेंड में ही था। जब से ये स्टॉक ने 150 का जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रीच किया था दिसंबर में, तब से ये कंटिन्यूसली एक लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन करते हुए आया हुआ है। बट अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि ये स्टॉक में डाउनसाइड थोड़ी लिमिटेड रहेगी, क्योंकि स्टॉक ने जो एक मल्टी ईयर रैली स्टार्ट की थी मार्च 2016 में, उसका ब्रेकआउट पॉइंट 80-81 के आसपास था
और वही लेवल उसने अभी प्रिसाइजली रिटेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे मल्टीपल की मूविंग एवरेजेस भी कोइंसाइड होते हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है फॉर टाइमिंग शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट ये स्टॉक में डाउनसाइड लिमिटेड रहेगा और यहाँ से थोड़ा हम टाइम वाइज कंसोलिडेशन या प्राइस वाइज एक रिलीफ रैली देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ सीमेंट कंपनीज के अंदर काफ़ी उथल पुथल हो रही है। आज सुबह से एक रेमको सीमेंट को लेकर एक रिपोर्ट आई थी CLSA की, सीधा उसको बाय सेल से बाय कर दिया, तो ये शेयर आज भी टिका हुआ है। हालांकि सुबह तो काफ़ी अच्छा मूव था, लेकिन इस बीच कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तौर पर भी काफ़ी उथल पुथल है इसी सीमेंट सेगमेंट में। बिनानी इंडस्ट्रीज को लेकर ऐसा कुछ हो रहा है कि अल्ट्राटेक और साथ ही डालमिया भारत सीमेंट आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। ये बिनानी इंडस्ट्रीज जब तक NCLT में गई नहीं थी तब तक तो कोई पूछता नहीं था सुमित, अब जब से NCLT के अंदर गई है इतना जोश लगा रहा है कि हर कोई कंपनी ज्यादा पैसे दे के बिनानी इंडस्ट्रीज को लेना चाहते हैं। ये सीमेंट ही बना रहे हैं, सोना तो बनाना शुरू नहीं कर दिया ना इन्होंने। डिम्पी देखिए, वैल्यू इतनी अच्छी मिल रही है, पहले ही कंपनी महंगी थी, NCLT में जाने के बाद एक बेस प्राइस मिल गया, रॉक बॉटम प्राइस पे अवेलेबल है, तो सभी कंपनी इस पर अब जोर लगाने में लगी हुई है। पहली बोली डालमिया भारत और अल्ट्राटेक दोनों ने लगाई, डालमिया भारत ने वो बोली जीत ली, अल्ट्राटेक की बोली डिस्क्वालीफाई हो गई। उसकी वजह दी गई कि उनके पास CCI की उन्हें एक पेनल्टी लगी हुई थी, उस पेनल्टी से क्लीन चिट लेनी थी, जिसकी वजह से वो उन्हें उनकी बोली रिजेक्ट की गई। हालांकि मामला भी चल रहा है NCLT में और इसकी सुनवाई अगली 22 मार्च को है। ये तो एक पूरा हिस्सा हो गया, लेकिन दूसरा हिस्सा ये कहता है कि अल्ट्राटेक ने बिनानी इंडस्ट्रीज, जो कि बिनानी सीमेंट के प्रमोटर हैं, उनसे करार किया है कि वो करीब करीब 7,266 करोड़ रुपये उन्हें देने को तैयार हैं, जिसका इस्तेमाल वो बिनानी सीमेंट के कर्ज धारकों को पे करके उस कंपनी को बाहर निकाल सकते हैं, और इसलिए उनकी वो बैकिंग रहेगी बिनानी इंडस्ट्रीज के लिए। तो अपने आप में ही एक नया नियम, ये एक नया तरीका ढूंढा है कंपनियों ने, जिसके तहत वो सेक्शन 29A का थोड़ी सी ट्वीक करके और अब NCLT में जो कंपनीज अवेलेबल है, जो कि सस्ते दाम पर अवेलेबल है, उनके लिए बोली लगा सकती है। दरअसल ऐसा केस इसलिए भी बनता है क्योंकि एक सेक्शन 142 है, जिसका आधार मान के सुप्रीम कोर्ट ने ये एक फैसला लिया था, और उस फैसले के आधार को ही मानते हुए अल्ट्राटेक ने बोली भी लगा दी है। बिल्कुल। अभी आप सुमित हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ मिस्टर RS लूना भी हैं, उनसे हम बात करते हैं, जो कि काफ़ी बारीकी से इस तरह के मामलों को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं या फिर सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब सर मेरा एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, और वो ये कि हमने कई केसेस में देखा है कि कंपनीज जो हैं वो डिफ़ॉल्ट करती हैं, अपना कर्ज नहीं चुका पाती। अब नए नियम के तहत लेंडर्स जो हैं उन्हें NCLT में ले जाते हैं, फिर वहाँ पर कुछ कंपनीज जो कि बिड कर रही हैं उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर से रीबिड हो रहा है। ये पूरा जो सिलसिला बड़ा लंबा चलता है, और इस केस में भी हम देख रहे हैं कि अल्ट्राटेक की बोली रिजेक्ट हो गई। अब उन्होंने खुद ऑफर किया है कि वो पैसे जो हैं कर्ज 8,000 करोड़ का वो चुकाने को तैयार हैं, एंड ऑब्वियसली एज अ रिजल्ट दे विल बी आउट ऑफ द NCLT प्रोसीडिंग्स ऑल्सो। ये कितना तर्कसंगत लगता है आपको ये पूरा जो प्रोसेस है? देखिए, एक्चुअली ये सारा जो लॉ है इंसॉल्वेंसी का अंडर IBC, ये डेवलप हो रहा है। हर नए दिन कोई ना कोई नया इशू उभर के आ रहा है, और हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी जो IBC को देख रही है, वो भी एग्जामिन कर रही है जो नए नए इशू उठ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ समय तक, 1-2 साल तक हमें देखना होगा कि नई नई डेवलपमेंट्स आएंगी, और उसमें NCLT और कोर्ट्स जो है वो अपने व्यूज एक्सप्रेस करेंगे, और उस बेसिस पे फिर ये लॉ जो है वो डेवलप होगा। अभी अगर एज ऑफ नाउ प्रेजेंट सिचुएशन में चलें तो ये जो डालमिया का केस है उसमें कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है उन्होंने इनका अल्ट्राटेक का जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी ये एक पावर दी गई है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को कि वो एग्जामिन करें जो भी रेजोल्यूशन प्लान उनके सामने आते हैं, उनमें से वो कौन अच्छा बेहतर समझते हैं वो उसको पिकअप करें। अभी ये उन्होंने अपने मेरिट्स लेकिन मुझे मिस्टर लूना, मुझे बस ये जानना है, इफ़ यू कैन हियर मी, कि ये लेंडर्स और प्रोमोटर्स के बीच की इस तरह की अंडरस्टैंडिंग एक बार जब प्रोसीडिंग शुरू हो गई इंसॉल्वेंसी की, तो उसके बाद की अलाउड है क्या? क्योंकि ये तो फिर हर केस में यही होगा कि जो भी डिफॉल्टर कंपनी है उसको जाके जो भी खरीदना चाहता होगा बिडर, वो वहां से बैकएंड से ही सेटलमेंट कर लेगा।
चलिए शायद उनसे संपर्क ही टूट गया, लेकिन जो सवाल इसमें उठता है वो ये ही उठता है, क्योंकि ये तो फिर पूरा जो प्रोसेस है उसी को नलिफाई कर देता है। खैर इस पर तो हम और बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल तो अल्ट्राटेक की तरफ से ये खबर आई थी कि उन्होंने अप्रोच किया हुआ है और ऑफर किया हुआ है। विजय, आपका व्यू क्या है इस समय अल्ट्राटेक सीमेंट पर? कि पूरे सीमेंट स्पेस पे मैं एक कमेंट करना चाहूँगा। अब मुझे लगता है कि अगर यूएस से कोई ख़राब खबर नहीं आई, अगर आती है तो फर्दर डाउनसाइड देखने को मिलेगी। सीमेंट सेक्टर के लिए जो ट्रिगर होगा वो मॉनसून होगा, क्योंकि मॉनसून के चलते हुए हमारी इकोनॉमी में काफ़ी मेजर अटकलें लगाई जाती हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट के जो प्लान्स इन्होंने अनवील किए हैं उसके चलते हुए भी मुझे लगता है सीमेंट में कहीं ना कहीं मतलब तेज़ी देखने को मिल पाएगी। मगर अभी आने वाले 1-2 क्वार्टर्स निश्चित रूप से थोड़े चैलेंजिंग रह सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली अल्ट्राटेक की बात करें तो यहाँ से भी मुझे लगता है थोड़ा और प्रेशर में रह के संभवतः आपको ये 3600-3700 के लगभग भी जाता दिखता है। मगर अगेन आई वुड बी अ बायर ऑन दोज लेवल्स। अगर आप दूसरी कंपनियों की बात करें, आई थिंक मेरे को इंडिया सीमेंट्स काफ़ी अच्छा लगता है। अगर यहाँ से भी 10 रुपये नीचे मिले तो मुझे लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जिस तरीके से जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग है, जो काम होना है, बट थोड़ी सी गिरावट के बाद आई थिंक ये कंपनीज काफ़ी हेल्दी हो जाएंगी इसमें एंट्री करने के लिए। तो अल्ट्राटेक, इंडिया सीमेंट्स, अंबुजा, ये सारी कंपनीज मुझे अच्छी लगती हैं। इस बीच आप एक बार एनटीपीसी को और देखें, करीब 0.25% ऊपर आ चुका है। अब खबर इस एनटीपीसी के साथ ये है, ऑलमोस्ट 2% ऊपर आने के साथ साथ, कि ये शायद ये भी एनसीएलटी में जाएगा। और जहां पे पावर वाली कंपनीज पड़ी है, अगर उनकी वैल्यूएशन ठीक है तो आरईसी और पीएफसी के साथ ये भी खरीद सकता है। तो मेरी ये भी अपने आप में एक वॉर जैसी सिचुएशन होगी कि अपने अपने सेगमेंट में अब आप देखते जाओ कहाँ पे अच्छी है। वैसे खुद बेचारे मुश्किल में है पीएफसी और आरएसी, तो इनकी अपनी तो एनपीएस कवर हो नहीं रही, लेकिन अभी एनटीपीसी के साथ मिलके एनसीएलटी में जाके कंपनीज ढूंढेगा और जहां वैल्यूएशन अच्छी है वहां पे बाय करेगा। देखिए ना, आज इसलिए मार्केट ने आईओसी और बीपीसीएल पे जो रिएक्शन दिया है ये गेल में हिस्सेदारी खरीदने की खबर के बाद, वो हमारे सामने है। आईओसी अभी भी 3.5% नीचे है, बीपीसीएल भी 3.5% नीचे है। समित, आपकी सलाह क्या है इस पर? अब ये तो चलिए ट्रांजैक्शन जब होना होगा, गेल में ये स्टेक खरीदेंगे, जो प्रोसीड्स हैं वो सरकार को मिलेंगे, विच इज ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 40,000 करोड़। लेकिन आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल सारे ही प्रेशर में हैं आज। देखिए मेरे ओवरऑल हम ओएमसीज की बात करें तो 3-4 सालों में उन्होंने एक अच्छी खासी मल्टी ईयर रैली देखी है। उसके बाद कहीं ना कहीं एक स्टीप रैली आने के बाद एक प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन काफ़ी टाइम से इन सब स्टॉक्स में ओवरड्यू था, और लास्ट 3-4 महीनों में हम क्लियरली वो एक टाइम वाइज करेक्शन एज वेल एज प्राइस वाइज करेक्शन ये स्टॉक्स में देख रहे हैं। एज फार एज आईओसी इज कंसर्न, रिसेंटली हमने आईओसी में एक स्पाइक देखा था, और उसने जो नियर टर्म हर्डल बन चुका था 200-202 का ये एक्स बोनस जो इसका प्राइस है अभी उसके हिसाब से, तो वो लेवल ब्रेक किया था, बट कहीं ना कहीं वो एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, वहाँ से हमने एक नोज ड्राइव देखा हुआ है स्टॉक ने। अभी ये इसके लोअर एंड के आसपास चल रहा है, जो 175-178 के रेंज में है। तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग रहता है तो डेफिनेटली ये वीकनेस और एक्सटेंड होगा। अगर नहीं होता है तो फिर इसका ये कंसोलिडेशन दौर कुछ टाइम के लिए और कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, मार्केट ने वापस 100 के लेवल को थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर तो रहा है, क्योंकि अभी है आधा घंटा, लेकिन 10,121 पे भी चल रहा है निफ्टी। बस यही आंख मचोली वाला गेम है, मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा। हाँ, जो डायरेक्शन है सेल की है वो आपको क्लियर पता है, इसलिए पुल बैक वाला तो कोई सिग्नल नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं करना। मैंने सिर्फ आपको लेवल बताए हैं, कोई ट्रस्ट नहीं करना इस पर। आगे आते हैं इस पर। अब आप देखिए बॉम्बे डाइन, आज इस पर थोड़ा सा ट्रस्ट किया सकता है, क्योंकि 2-2.5% ऊपर है। जब खुला था तब भी उतना ही था, और वापस से अपने डे हाई वाले लेवल पे आके रुक गया है। एक बार राजेश जी इसको आप चेक कीजिए, ये बॉम्बे डाइन, ये ठीक है ट्रेड के लिए तो ठीक है ना। तो जब कुछ इतना कुछ हो रहा हो, 20-25 रुपए का स्विंग मिल जाए तो बॉम्बे डाइन में उससे अच्छा क्या? ये जरा मेरे को रेंज बताएंगे क्या है इसका सपोर्ट और इसका रेजिस्टेंस? देखिए इमीडिएट जो सपोर्ट है वो मैं थोड़ा अर्ली चार्ट देख रहा हूँ, 260 के आसपास का सपोर्ट है, यानी एज ए बीटीएसटी करना है तो स्टॉप लॉस ऑब्वियसली 260 के नीचे होना चाहिए। जो रेजिस्टेंस है 270 का है, अगर लेकिन वो लेवल निकाल दे तो लगभग मुझे लगता है 284 से लेके 288 का टारगेट मुझे लगता है एज ए बीटीएसटी कैंडिडेट मिलना चाहिए। तो अगर यहाँ पे लॉन्ग करना है तो स्टॉप लॉस रखिए 260 के नीचे 2 रुपये। एचपीएनबी हाउसिंग के अंदर भी सुबह से थोड़ा सा ठीक मूव है।
विजय, आप पीएनबी हाउसिंग को क्या रेट करते हैं? अगर मैं आपसे 5 में से मार्क्स देने के लिए कहूं तो पीएनबी हाउसिंग इन लेवल्स पे आप कितने मार्क्स देंगे? जो बिजनेस है हमको मालूम है कि फाइनेंसिंग करता है, ये सब ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ रैंकिंग के हिसाब से पूछ रहा हूं। मैं इसको लेना चाहता हूं, इसलिए आपका व्यू चाहिए मेरे को। कि अगर आप मेरे से कहें तो मैं इसको 3 नंबर ज़रूर दूंगा, और विच इज़ फेयरली हाई इन दीज सर्कमस्टांसेस। एसेट क्वालिटी काफ़ी स्टेबल है पीएनबी हाउसिंग की, और इसके चलते हुए मुझे लगता है कि गिरावट में लेना चाहिए। अभी भी डिम्पी मेरी ये सलाह होगी कि हो सकता है आपको ये 1050 1060 के लगभग मिले किसी गिरावट में, तो एक अच्छा बाय होगा। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ठीक है, क्योंकि एसेट क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी फाइनेंसिंग या लेंडिंग कंपनी के लिए। तो माई सेंसेस कि इसमें अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है फ्रॉम अ टॉप ऑफ 1700, और अगर आपको ये 1050 1030 के लगभग मिलता है तो इट्स अ गुड बाय। थोड़ा सा वेट और करना चाहिए। मीर, ये एक ऐसे मार्केट कब तक चलेगा? ये ट्रेड वॉर एक नया ही कंसेप्ट आ गया। पहले हम मिसाइल वाला वॉर देखते थे, आजकल ट्रेड वॉर हो गया। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और कितनी मुश्किल और करेगी? आज 19 है, कल 20-21 को फेड देखेंगे, क्योंकि ये तो रोज का ही हो गया है। अब आप सुबह उठे हो, आप देखो बाजार आपका गिरा हुआ है, आपको कोई सपोर्ट देखनी नहीं है, बाजार धराशायी होकर गिरेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। एवरेज भी तो नहीं करवा रहे हैं एनालिस्ट, हम तो पूछते हैं एवरेज तो करवा दीजिए, एवरेज भी नहीं करवा रहे हो। तो देखिए एक्चुअली ना इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अब ट्रेड वॉर का ओवरशैडो है, सारे ही मार्केट्स पर है, भारत पर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सिनारियो जो कि आइडियली किसी को सोचना चाहिए, और आई एम श्योर जो फॉरेन ब्रोकरेजेस हैं वो सोच भी रहे होंगे कि सिनारियो जिस तरह से बन रहा है इस समय। आज भी देखिए एक WTO की इनफॉर्मल मीटिंग थी दिल्ली में, और उसमें भी बातचीत हुई है इसे लेकर, लेकिन जो बड़ा कंसर्न है वो क्या है कि ट्रंप काफ़ी हॉकिश हैं ट्रेड वॉर को लेकर। चाइना भी इसका जवाब देगा। अब तो वहाँ पर वैसे भी जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं वो ही इज़ परमानेंट प्रेसिडेंट। अब रशिया में भी री इलेक्शन में फिर से पुतिन चुने गए हैं, और वो पूरी तरह से वेस्ट को कन्फ्रंट करने के मूड में है, बिकॉज उनका पूरा इस बार का जो कैंपेन था वो था ही इस चीज़ पर आधारित कि मैं वेस्ट को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। और कल जब उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच दी तो उसमें भी उन्होंने यही कहा, उन्होंने देश की जनता का आभार प्रकट किया और कहा कि मैं आपको गरीबी से बाहर लाऊंगा और मैं पश्चिमी देशों को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। यूके के साथ तो चल ही रहा है उनका जो डिप्लोमेटिक रोल चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जोड़कर अगर हम देखें ना, तो इवन फ्रॉम ग्लोबल ट्रेड पर्सपेक्टिव आई थिंक अगला 1-1.5 साल जो है वो बहुत ही वॉलेटाइल होने वाला है। और इस तरह के वॉलेटाइल सिचुएशन में जिन देशों के पास बड़ा लेवरेज होता है ना, वो तो अपनी मनमानी कर सकते हैं, लेकिन जो साथ में दूसरे देश होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा लेवरेज शायद नहीं हो इन टर्म्स ऑफ ट्रेड सरप्लस और डेफिसिट, वो अक्सर भुगतते हैं। तो ये डर सारे दुनिया भर के बाजारों में है इस समय। ठीक है, इसी मामले पे हमने अरविंद सेंगर से बातचीत की थी इस ट्रेड वॉर को लेकर। उनका मामला है कि ये मामला काफी गंभीर है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बिगर कंसर्न फॉर मी वुड बी इफ ट्रेड वॉर, जिसका कि कुछ रिस्क्स बढ़ रही हैं, उससे ग्लोबल ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे इफ द मार्केट्स आर अबाउट ग्रोथ, देन ग्रोथ अगर इकोनॉमीज की जो ग्लोबली इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, उसमें अगर कोई सदमा पहुंचा, उसमें कोई सेटबैक हुआ, देन दैट इज नेगेटिव फॉर इंडियन मार्केट, फॉर ग्लोबल मार्केट्स। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड वॉर की जो रिस्क है वो थोड़ा वॉच करनी पड़ेंगी। होपफुली नथिंग टू बैड विल हैपन, बट देयर आर क्लियरली ग्रोइंग रिस्क्स के इसमें कुछ काफी हद तक जो जितने टेम्परेचर बढ़ गया है उसमें कुछ अगर यूरोप ने या चाइना ने कुछ रिस्पांस किया तो उसमें टिट फॉर टैट टैरिफ्स में ग्लोबल ट्रेड एंड देयरफॉर ग्लोबल ग्रोथ पे नेगेटिव असर आ सकता है। जो अभी वोटिंग हुई है, जो प्रेसिडेंट चाइना और साथ ही रशिया के चुने गए, उससे लग तो रहा है कि शायद मुश्किल होगी, जैसे मीर भी हमको कैलकुलेट करके बता रहे हैं। लेकिन इस बीच खैर जो ट्रेड वॉर है वो असर तो दिखाएगा, लेकिन अभी आप एक काम कीजिए, अभी कुछ BTST और STBT की कॉल्स हैं, उसको जरा नोट कीजिए। सौदा है तो देख लीजिए, नहीं है तो बना भी सकते हैं। तान्या है बताने के लिए, बताएं तान्या। जी शुक्रिया डिम्पी। आज सारी ही जो कॉल्स हैं हमारे पास वो बिकवाली की आई है। वी डोंट हैव एनी BTST टुडे, पर हाँ जो बिकवाली के सौदे हैं उसे आप ज़रूर नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले IDBI कैपिटल के मिस्टर AK प्रभाकर की तरफ से 2 रिकमेंडेशंस हैं। सबसे पहले उन्होंने बाटा को चुना है। इनका मानना है कि यहाँ पे लेवल्स देखे जा सकते हैं कल 655 के, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 687 का।
इसके अलावा उन्होंने इंडिगो को चुना है और नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज के चलते काफ़ी बेरिश नज़र आ रहे हैं। वो इस पे टारगेट्स बता रहे हैं 1185 के, स्टॉप लॉस आप लगाइए 1231 का। इसके अलावा हमने निर्मल बैंक की स्वाति होटकर से भी बातचीत की। इनकी जो पहली पिक है वो सियाट में आई है, यहाँ पे भी आप बिकवाली करके ज़रूर चल सकते हैं। टारगेट्स बता रहे हैं 1500 के, स्टॉप लॉस आप लगाइए 1565 का। इसके अलावा जो इनकी दूसरी पिक है वो सीमेंस है, यहाँ पे इनका मानना है कि 1050 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं कल के सत्र में। स्टॉप लॉस आप लगाइए 1110 का। इसके अलावा एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज़ के विराल छेड़ा से भी हमने बातचीत की। इनकी जो पहली पिक है वो टाटा मोटर्स है, यहाँ पे भी आप एसटीबीटी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स एक्सपेक्टेड है 326 के, स्टॉप लॉस लगाइए 342 का। इसके अलावा जो हमारा आखिरी एसटीबीटी कैंडिडेट है वो है बायोकॉन और इसमें टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं 565 के, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 590 का। ठीक है, ये कुछ एक ऐसे सौदे हैं जिस पे आप सौदा खड़ा करके यानी कि बेच के लेके जाइएगा। ज़्यादातर वादा की कॉल्स हैं, आप इसमें एक बार नज़र रख सकते हैं। आज कोई BTST कॉल्स नहीं है, इस तरह के मार्केट में शेयर मुश्किल भी आता है। एक लिकर का शेयर आपको दिखाता हूँ, तिलक नगर इंडस्ट्रीज़। ये शेयर करीब 4.5% की मजबूती के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है, 17.5 रुपये का शेयर है। एक साइंट है IT का, ये भी करीब 1 से 1.5% ऊपर है। और बस यही दो शेयर ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा लग रहा है कि वॉल्यूम के साथ पिछले दिन के वॉल्यूम से थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम और आज ठीक क्लोजिंग है। एक बार साइंट का चेक करेंगे डाटा, टेक्निकल चार्ट राजेश, साइंट लिमिटेड। देखिए डिम्पी, मुझे लगता है कि टेक्निकली इसमें ब्रेकआउट है। द प्रॉब्लम हियर इज इसमें वॉल्यूम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है वॉल्यूम बहुत लेस, एवरेज वॉल्यूम अगर आप देखो पिछले 10 दिन का तो उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ इसमें बढ़ोतरी नहीं है। तो वहाँ पे थोड़ा सा एक डाउट आ जाता है कि वेदर वी शुड गो लॉन्ग इन दिस काउंटर इन सच काइंड ऑफ ए सिनारियो। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल के लिए मेरे अवॉइड लिस्ट में रहेगा। अगर मुझे कुछ बाय करना है तो मैं फ्रंट लाइन में काम करूँगा, जैसे कि औरोबिंदो फार्मा, LIC हाउसिंग या हिंदुस्तान लीवर फॉर द नेम सेक, कि जहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है और जहाँ पे मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, मेरा क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट है, वो इरोड नहीं होगा। अगर यहाँ से बाजार भी टूटता है तो एटलीस्ट रिकवर होता है, तो उसमें डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा। सो वी आर ट्राइंग टू पुश एंड टू रिकमेंड दिस काउंटर्स लाइक LIC एंड औरोबिंदो फार्मा इन सच काइंड ऑफ सिनारियोज। बिल्कुल। इस बीच बाजार फिर से एक बार दिन के निचले स्तरों पर है और ये सिर्फ दिन के नहीं बल्कि 2018 के निचले लेवल्स पर इस समय ट्रेड कर रहा है। 10,100 के नीचे है, 10,084 का लेवल। अब HCL टेक 4.5, टाटा स्टील ऑलमोस्ट 4.5, टेक महिंद्रा, इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL, भारती एयरटेल, इन सब पर नुकसान है। रिलायंस पर हमने कोई ख़ास एक्शन देखा नहीं है। बैंकिंग स्टॉक से वहाँ से वैसे ही सपोर्ट नहीं है, तो सेलिंग प्रेशर तो है और अच्छा खासा है। हरी, अब ये जो बड़े स्टॉक्स हैं IT के, उसमें भी हमने देखा ठीक ठाक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है यहाँ पर। एंड लुकिंग एट द वे करेंसी इज बिहेविंग, आप कोई ट्रेड करने की सलाह देंगे क्या? देखिए, आई थिंक खास करके TCS एंड टू सम एक्सटेंट इन्फोसिस, मेरे ख्याल से दो स्टॉक्स हमको काफी सेफ बेट लगते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आने वाले एक साल में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, बट कम से कम आपको 15-20% रिटर्न डेफिनेटली दे सकते हैं। आई थिंक इसका सबसे बड़ा ट्रिगर ये होगा कि जिस तरह से करंट अकाउंट डेफिसिट 1.4 से 2% गया है, मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये वाले साल में रुपये पे प्रेशर आ सकता है। और रुपये पे यदि प्रेशर आया तो आई वुड बिलीव दैट द बिग बेनिफिशियरीज विल बी TCS एंड इन्फोसिस। और वैसे भी आपने लेटेस्ट TCS का रिजल्ट देखा होगा, तो आई थिंक देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग शिफ्ट टुवर्ड्स डिजिटल। तो वन कैन आर्ग्यू दैट TCS इज रिचली वैल्यूड, 5.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, पर मेरे ख्याल से आपको डेफिनेटली 15-20% अपसाइड ये स्टॉक्स में मिल सकते हैं। ठीक है, आज सुबह से ऐसा लग रहा था कि मारुति शायद अपने स्ट्रक्चरली ब्रेकडाउन दे देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़ी मुश्किल से होल्ड तो कर रहा है, 0.5-1% ऊपर है मारुति का शेयर। समित, एक बार मेरे को बताएंगे इसमें ट्रेड कैसे लेना है, लॉन्ग का या शॉर्ट का? सुबह सुबह ऐसा लग रहा था कि 87-50 को नहीं तोड़ेगा, तोड़ा और ऊपर भी गया मारुति लिमिटेड। अभी क्या करना चाहिए? वापस 87-50 के नीचे है। देखिए, ओवरऑल ये साइडवेज मोड में है। एक अच्छा है कि ऐसे करेक्टिव मोड में ये मार्केट के ये ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे फिलहाल हम अवॉइड करेंगे। ऊपर की तरफ उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 8,900 के आसपास, तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता मुझे नहीं लगता ऐसा कोई पॉजिटिव मोमेंटम ये स्टॉक में दिखेगा। बिल्कुल।
खैर एक बार रिलायंस पर भी बात कर लेते हैं। रिलायंस जिस तरह से है इस समय, मारुति तो चलिए कम से कम हरे निशान में तो है, रिलायंस 900 के नीचे ट्रेड कर रहा है इस समय, 894 के आसपास का लेवल है। यहाँ पर विजय क्या सलाह होगी आपकी रिलायंस पर? राजेश, आप टेक्निकली व्यू क्या देंगे पहले रिलायंस पर? 894 पर है ये। देखिए मेर मुझे इन पर्टिकुलर लगता है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट देखो तो इसमें ज़्यादा अपसाइड जो है वो मुझे ज़्यादातर कैप ही लगता है, बट एट द सेम टाइम जो डाउन साइड है वो 20-25 रुपये से ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि इसका जो 200 DMA लेवल है दैट इज समवेयर नियर 898 एंड इट इज़ हॉवरिंग इन बिटवीन दैट। 20-25 रुपये नीचे जाता है, 20-25 रुपये ऊपर आता है, तो कॉल लेना टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू यहाँ एट दिस जंक्चर विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट। मे बी इट कैन हिट 880 जो बाजार का वीकनेस है उसके चलते, लेकिन आई वोंट बी ए सेलर इन रिलायंस इंडस्ट्रीज एट दिस जंक्चर। एक बार एक और शेयर है, शुगर का शेयर है एक्चुअली, इसके अंदर अच्छा वॉल्यूम भी है आज 1,32,00,000 का, वो है उत्तम शुगर, ये करीब 12% ऊपर है। बलरामपुर चीनी भी आपने देखा था, अब ये उत्तम शुगर के अंदर एकदम से फिर से वॉल्यूम आया, वॉल्यूम भी अच्छा आया है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है इसके अंदर। एक बार ये कुछ BTST कर सकते हैं क्या राजेश? जरा आप भी इसको देखिए जरा वापिस, उत्तम शुगर। देखिए डिम्पी, मुझे लगता है देयर हैज़ टू बी सम न्यूज़, क्योंकि 104 रुपये से सीधा 130 का उसने हाई किया है, तो मुझे लगता है फॉलोइंग द न्यूज़ अगर ये मोमेंटम है और थोड़ा सा फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा न्यूज़ का उसके बारे में थोड़ा आइडिया रहेगा देन थोड़ा कंफर्ट मिले, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है हाई बीटा सेक्टर है, अगर ट्रेड करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। स्टॉप लॉस जो होगा इसका 105 का होगा, एट करंट प्राइस 120 है, तो 15 रुपये का स्टॉप लॉस होता है, और जो रिवॉर्ड है लगभग 144-45 तक का है, तो अगर ट्रेड लेना है तो विदाउट स्टॉप लॉस ना करें। इस बीच दो चार चलिए बढ़त वाले स्टॉक्स देख लेते हैं। आपने उत्तम की बात की थी, और कुछ देख लेते हैं। एक तो HEG लिमिटेड, ये अभी स्ट्रॉन्ग खड़ा है, ये करीब 7% ऊपर है। वक्रांगी है जो कि अपर फ्रीज पर है इस समय, और साथ ही बॉम्बे डाइंग, ये सुबह से ठीक ही रुझान दिखा रहा है, अभी भी करीब 3-1% ऊपर। विजय, बॉम्बे डाइंग कैसा लगता है आपको? जिस हिसाब का रनअप हो चुका है, मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें स्पाइक तो आता है 290 तक ये जाएगा, उसके बाद एकदम से निचले स्तरों पे वापस चला जाता है। तो अगेन अगर इसमें बाइंग करनी है तो आई वुड रिकमेंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 245, और इसमें बाइंग करी जा सकती है, और फिलहाल मुझे लगता है कि तेज़ी में ये 290 करीब जा सकता है। ठीक है, मेटल्स में एक नाल्को शेयर काफ़ी अच्छा मूव दे रहा है, 2-2.5% ऊपर है, हालांकि और मेटल्स तो टूटे हैं, लेकिन नाल्को के अंदर अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, 2-2.5% ऊपर है। एक बार हरी, आपकी रिकमेंडेशन है नाल्को के अंदर क्या करें? ये नॉन फेरस कैटेगरी के अंदर आता है। Sorry, I couldn't get the name. नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। हम लोग ओवरऑल एल्यूमिनियम पे थोड़े कॉशियस है, बीट हिंडाल्को और बीट नाल्को हम लोग थोड़े कॉशियस है, तो वी आर नॉट, हमारा मानना है कि ये जो ट्रेड वॉर जो ट्रेड टैरिफ्स लगाए गए हैं, इसका ज्यादा इम्पैक्ट स्टील से ज्यादा एल्यूमिनियम पे पड़ सकता है, तो आई थिंक वी आर लिटिल कॉशियस इन एल्यूमिनियम। तो हम लोग कोई भी एल्यूमिनियम स्टॉक पुश नहीं कर रहे हैं। विद इन मेटल्स हमारा फिलहाल तो फोकस ज्यादा स्टील पे है। ठीक है, इसके अलावा एक और छोटा शेयर है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनी है, ये भी 2-2.5% एकदम से थोड़ा ऊपर आया, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। सिंटेक्स पर आपका व्यू चाहिए होगा एक बार। राजेश, सिंटेक्स पे आप क्या कर रहे हैं? टेक्सटाइल की कंपनी, 21 रुपये का शेयर है। देखिए मुझे लगता है कि सिंटेक्स में थोड़ा यहाँ पे कॉन्ट्रा बाइंग हो रहा है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में था लगभग 18 रुपये के आसपास, और इसका जो छोटा टारगेट दिखता है वो लगभग 22 रुपये 50 पैसा 23 रुपये तक का है। तो यहाँ पे अगर ये छोटे टारगेट के लिए, लेकिन अगर परसेंटेज टर्म में ऑब्वियसली इट इज 10%, सो अगर इसमें काम करना है तो स्टॉप लॉस रखिए लगभग 19 रुपये 70 पैसे का। समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा आज ना करीब 7% नीचे है। जब कुछ हम बड़े बैंकों की बात बोलते हैं ना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम भी आता है कि पुल बैक में ये पार्टिसिपेट करेगा। आज 7% की ये जो गिरावट है इंडिकेट कर रही है कि हमको कि इसमें कुछ बाय पोजीशंस ले ले या कुछ एवरेज कर ले जिनके पास पुराना पड़ा हो बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए टिम्पी, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो रिसेंटली हमने PSU बैंक्स में एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा था, उसके बाद एक रिलीफ रैली आई थी। आज वापस हमने मार्केट के करेक्शन के साथ ये जो वीकेस्ट सेक्टर रहा है उसमें वापस करेक्शन आते हुए देखा है। बट यहाँ पे अब अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 128 का इसका एक नियर टर्म स्विंग बन गया है।
तो ये जब तक अभी लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक ज़्यादा डाउनसाइड लेवल्स यहाँ पे बोलना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो फिलहाल तो ये ड्यू है एक टाइम वाइज करेक्शन के लिए, जो एक रेंज में 145 से 128 के रेंज में फॉर टाइमिंग ये रह सकता है। 128 के नीचे फिर लोअर लेवल्स 120 115 के भी ओपन अप हो सकता है। चलिए एक बार निफ्टी बैंक को पहले देख लेते हैं, उसके बाद पीएनबी की खबर पहले बता दीजिए। मैं सोच रहा था पहले निफ्टी बैंक देख लेता हूँ। खैर चलिए पीएनबी की खबर ही बता देते हैं। पीएनबी ने यह कहा है कि जो फ्रॉड से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो एक बार में करने को तैयार है। तो ये पीएनबी ने कहा है और उन्होंने ये कहा है कि अगर आरबीआई ने कहा तो वो भुगतान एक साथ करने को तैयार है। खैर देखिए इस तरह की स्टेटमेंट पीएनबी करते रहे हैं, वो तो बात का ही सवाल है, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट पीएनबी करते रहे। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते भी उनकी तरफ से बयान आया था कि हम नुकसान जो है बाकी बैंक्स को हुआ है, अगर वो साबित कर पाएं कि हमारी गलती की वजह से हुआ है तो हम वो पे कर देंगे। उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन वगैरह ये पाया गया कि नहीं उस बैंक की भी गलती थी, तो उसमें से कुछ पैसा इन्हें जो भी उनकी वजह से हुआ था वो लौटा देना पड़ेगा। खैर अभी देयर आर लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स, इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन, लेकिन पीएनबी ने कहा है कि अगर आरबीआई ने कहा तो वो एक बार में पूरा नुकसान भरकर वापस देने को तैयार हैं। इसमें नज़र रखेंगे। पीएनबी पर वैसे भी नज़र तो बनी हुई है सबकी, लेकिन ये ऊपर आने का नाम ले नहीं रहा है, 96.50 पर है इस समय। आईपीओस की बात कर लेते हैं इन बार क्विकली। विजय और हरी दोनों आपसे मेरा सवाल है क्विकली। बंधन तो हमने देखा कि ठीक ठाक ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। एचएएल हैज़ नॉट रियली टेकन ऑफ, थोड़ा स्लो है, पर वो टिपिकली आखिरी दिन पर पिकअप देखने को मिलता है, वो है। उसके आगे भी पाइपलाइन अच्छी है, ICICI सिक्योरिटीज़ का आ रहा है, देन यू हैव HDFC म्यूचुअल फंड। क्या सलाह है आपकी फिलहाल प्राइमरी मार्केट्स पर? क्या है सवाल मुझसे? जी विजय, मुझे ऐसा लगता है अभी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए प्राइमरी मार्केट से। और जाहिर बात है कोई भी कंपनी यदि अपना आईपीओ लेके आती है तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रीजनेबली हाई वैल्यू पे लेके आती है। मैंने नहीं देखा कि आईपीओस में कोई लो वैल्यूएशन पे या कोई एवरेज वैल्यूएशन पे लेके आता है। और जिस तरीके का मार्केट का रुझान है, जहाँ पर आपको दिग्गज स्टॉक्स नीचे मिल सकते हैं जो टाइम टेस्टेड हैं, जिनके बैलेंस शीट्स अच्छे से जानते हैं, एनालाइज किया जा सकता है जिन कंपनीज़ को, तो मुझे लगता है थोड़ा सा अभी आई वुड बी वेरी ऑफ सजेस्टिंग ऑन गोइंग इनटू आईपीओज। और ख़ास करके बैंक्स लाइक बंधन, जहाँ पर पूरे बैंकिंग सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है बंधन। तो आई वुड रिकमेंड कि जिस तरीके से वैल्यूएशंस हैं वो कहीं ना कहीं अभी मार्केट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मार्केट में तेज़ी होती है तो कुछ भी वैल्यूएशन एक्सेप्ट होती है, हमने देखा डीमार्ट में क्या हुआ। बट अगेन अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि दूर रहें तो बेहतर है। अरे आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी इस आईपीओ मार्केट्स में? देखिए जहाँ तक बंधन बैंक और इसका सवाल था, आई थिंक हाल का सवाल है, मेरे ख्याल से दोनों काफ़ी मैं मानता हूँ कि एग्रेसिवली प्राइस्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई पोस्ट लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद कर सकते हैं। और आई थिंक जो इश्यू के लिए रेस्पॉन्स था वो भी वैसे ही था। आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज देखोगे तो वो लगभग 29 to 30 टाइम्स अर्निंग्स पे आईपीओ लाया जा रहा है, जो कि विच इज द काइंड ऑफ वैल्यूएशन दैट समबडी लाइक मोतीलाल और अदर ब्रोकरेज हाउसेस गेट। तो मुझे नहीं मालूम कि यहाँ से आपको टेबल पे कितना बचेगा। मेरे ख्याल से आई थिंक HDFC म्यूचुअल फंड देखना पड़ेगा, पर डेफिनेटली आई थिंक मुझे लगता है कि ये मार्केट के लेवल पे यू नॉट गोइंग टू गेट टू मच लेफ्ट ऑन द टेबल। तो मैं तो जैसे विजय ने भी कहा, आई थिंक आई वुड बी अ लिटिल कॉशियस इन एनी ऑफ द आईपीओस। देखिए अब इन आईपीओस में ना वो वाला टाइम नहीं है जो हमने 2017 में देखा था कि जिन आईपीओस पर ब्रोकरेज हाउसेस की सलाह आती थी कि आप थोड़ा सावधान रहिए या तो अवॉइड कीजिए या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ पर भी अच्छा खासा लिस्टिंग इन देखने को मिल जाता था। अब तो आप खुद ही देखिए ना कि जो उनके ज़्यादातर जो आईपीओज आए हैं अभी रिसेंटली, उसमें उनकी तरफ से भी जो सलाह आ रही है वो यही आ रही है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, और बड़ा लिस्टिंग इन देखने को मिल भी नहीं रहा है अब इस समय अगर आप देखें तो। ये तो खैर एक कंसर्न रहेगा। राजेश, कोई लास्ट मिनट ट्रेड्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे कि अब इट सीम्स अब अभी देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद 10,100 के नीचे बंद हो निफ्टी? टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रा बाय बेटर लग रहा है। वी आर इंचिंग टुवर्ड्स द सपोर्ट।
और छोटा भी पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर आता है तो कल फट करके बाजार ऊपर आ सकता है। दैट इज़ माई इंस्टिंक्ट, गट फीलिंग। तो थोड़ा सा कॉशियस हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट एग्रेसिवली बेरिश। मुझे लगता है कि थोड़ा अगर बाय करना है तो फार्मा लुक्स बेटर टू मी, जहाँ पे मुझे लगता है कि वैल्यू बाइंग है, जैसे औरोबिंदो फार्मा 570 का लेवल मेंटेन कर रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ रफली 640 बिफोर एक्सपायरी। सेकंड बाय कॉल रहेगा LIC हाउसिंग पे। मुझे लगता है 500 और 505 में अच्छा एक्यूमुलेशन है, डाउन साइड लिमिटेड है, तो यहाँ पे रिकमेंडेशन जा सकता है विद अ टारगेट ऑफ 544 एज फार एज द पोजिशनल कॉल इज कंसर्न। तो इसमें थोड़ा बहुत बाइंग मैं कर रहा हूँ। ये 52 वीक शेयर्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ल्यूपिन है उसमें, टाटा पावर, टाटा मोटर, ITC, NHPC, ये बहुत सारे शेयर हैं। मैं तो एक दो ढूंढ रहा था कि शायद मिल जाए फ्रंट एंड की पूरी, लेकिन पूरी सूची है जो 52 वीक लो पे ही खड़े हैं। एक बार समित आपकी रिकमेंडेशन चाहिए होगी 52 वीक लो वाले शेयर। उसमें अंबुजा सीमेंट भी है, कजारिया भी है। आपको इन 4-5 जो शेयर मैंने आपके सामने रखे, इसमें से किसी में कुछ वैल्यू बाय एवरेज करने का सौदा मिलता है? देखिए, इसमें अगर आपका 6-8 महीना या उससे ज़्यादा का व्यू है तो अंबुजा सीमेंट डेफिनेटली ये लेवल से अगर कोई भी डिप्स मिलती है तो वो एक एक्यूमुलेशन जोन होगा। 230 अगर बात करें वीकली चार्ट पे, उसका एक मल्टीपल सपोर्ट्स है। वीकली 200 डे मूविंग एवरेज भी उसके आसपास कोइंसाइड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा रिस्पेक्ट आ सकता है। यस, नियर टर्म में थोड़ा बहुत उसके नीचे स्लिप होगा, बट अगर आपका मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो अंबुजा सीमेंट डेफिनेटली वुड बी अ गुड पे एट करंट लेवल्स। बिल्कुल। चलिए विजय, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। एक बार क्विकली क्लोजिंग का सेटअप देख लेते हैं। अभी भी 100 पॉइंट नीचे निफ्टी, यानी 2018 के सबसे निचले लेवल पर आज हम क्लोजिंग देने जा रहे हैं। इनफैक्ट दिसंबर 2017 का जो दूसरा तीसरा हफ्ता था उसके बाद का सबसे निचला लेवल इस समय हमें मार्केट में देखने को मिला है। सेंसेक्स भी 250 पॉइंट नीचे है। ब्रेथ के लिहाज से देखें तो कमजोरी ही बनी रही है, और साथ ही वॉल्यूम्स जो हैं इस समय जो ट्रेड हुआ है, जब हमने शो की शुरुआत की थी तब करीब 2,15,000 करोड़ के आसपास का ट्रेड था। अब यह आंकड़ा बढ़कर हो गया है 2,63,000 करोड़ के आसपास का। आज का जो सेटअप था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बिकॉज हमने देखा था सुबह एशियन मार्केट में भी ट्रेड कोई बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिला था। लेकिन ये ज़रूर हुआ था कि मार्केट खुलने के पहले हमने एक पॉजिटिविटी एशियन मार्केट्स में देखी थी। SGX निफ्टी पर भी रिकवरी देखी थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई, और इस समय तो संकेत हैं ही नेगेटिव। तो डाउ फ्यूचर्स है जो कि आधे % से ज़्यादा नीचे है, एंड देन यू हैव नैस्डैक फ्यूचर्स जहाँ पर इस समय 1% से ज़्यादा का ड्रॉप है। और ये रहे यूरोपियन मार्केट्स आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सारे ही जो मार्केट्स हैं वो लाल निशान में ही रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ठीक है, ग्लोबल ट्रेंड को भारत ने फॉलो किया है, लेकिन जो कंसर्न है वो ये है कि अगर फेड के आउटकम के पहले यही सेंटिमेंट रहा मार्केट का, तो चांसेस आर कि फेड की जो मीटिंग है उसका आउटकम जिस दिन आएगा उस दिन आप ऑलरेडी 10,000 के लेवल के आसपास हो सकते हैं। और तब अगर फेड की तरफ से कोई सरप्राइज आया स्टेटमेंट में तो फिर मार्केट के लिए चैलेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये मार्केट क्लोजिंग की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन फेड का क्या बयान आ सकता है ग्राफिक्स के जरिए आप देख भी पा रहे हैं। हरी का भी एक बार कन्विक्शन पूछ लेते हैं। हरी, आपको क्या लगता है कि ये 3 से 4 बार वाली कैटेगरी में आ सकता है, दरें बढ़ाने वाली? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो US के प्रेसिडेंट ट्रंप है और जो फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल है, ये दोनों ही थोड़ा हॉकिशनेस के तरफ बेंड कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यदि उनमें कन्विक्शन रहा कि रेट्स बढ़ाने से ग्रोथ पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो मैं मानता हूं कि शायद से फेड विल लीन टुवर्ड्स 4 रेट हाइक्स, क्योंकि पिछले 2 साल में उन्होंने जितना प्रॉमिस किया था उससे काफी कम रेट हाइक किया। तो आई वुड बिलीव दैट 2018 में शायद से दे में लीन टुवर्ड्स 4 रेट हाइक्स। है 3 मिनट मार्केट बंद होने में, जरा जल्दी से देख लेते हैं आज के क्या हीरो जीरो रहे। वैसे आज का हीरो तो ढूंढने पे ही मिलेगा, लेकिन हाँ, आज के जीरो की सूची काफ़ी लंबी है क्योंकि आज मेटल्स पूरी तरह से टूटे हैं। ये मार्केट में वो शेयर्स हैं जिनमें बिकवाली काफ़ी सीवियर रही है और 5-5, 8-8%, 20-20% तक के कट भी लगी हैं। GPF इंडस्ट्रीज तो आप देखिए आज करीब 20% नीचे गया। इसके अलावा कुछ इंटेलेक्ट डिज़ाइन, एमको जैसे शेयर्स हैं जो मिड कैप कैटेगरी के अंदर है, इन सब के अंदर भी नुकसान करीब 8% का है। सरकारी बैंकों में भी आज मुनाफा वसूली का दिन था। आज किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। कई दिन से टूटने वाले सरकारी बैंक आज फिर टूटे हैं। सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 7% का कट, सेंट्रल बैंक 8% का कट। ये जिस दिन 8% चलते हैं ना, उस दिन तो बाजार में हंगामा मच जाता है, लेकिन इनमें ट्रेड नहीं किया होगा, नहीं तो मुश्किल होगी। मेटल शेयरों में गिरावट है।
आज एनएमडीसी के अंदर तेज नुकसान देखने को मिला। एक ऑफर ऑफर की खबर इसके साथ आई तो वो वैसे प्रेशर में ला रही थी। ऊपर से ट्रेड वॉर की बातें तेजी से बढ़ रही हैं बाजार के अंदर, ये थोड़ा सा मेटल्स को दबाव में प्रेशर में बना के रखेंगी। अब आप ये मत देखिएगा कौन सी एल्यूमिनियम है, कौन सी स्टील वाली कंपनी है, सभी मेटल्स को एक ही तरफ से समझ के ये समझेंगे कि हाँ ये सारी की सारी चीज़ें भी प्रेशर में रहेंगी। सिर्फ पुल बैक वाले सौदों को हम टेक्निकल एनालिस्ट से पता करते हुए चलेंगे कहाँ पे पुल बैक आ सकता है, बस इतना ही समझना है। शायद फंडामेंटली सबके साथ एक जैसा समान व्यवहार हो। दबाव में आज मिड कैप के आईटी शेयर साफ साफ दिखे हैं। ये आईटी का वो खेमा है जिसने बाजार के अंदर प्रूव किया था अपने आप को, लेकिन आज ये भी धराशायी हो गया। एक्चुअली इस तरह की मार्केट के अंदर धराशायी होना लाजमी भी है इनका। कब तक ये आईटी शेयर्स अपने आप को चलाएंगे या फिर इस तरह के मार्केट में हेज बने रहेंगे। आज कुछ मुनाफा वसूली है, इसलिए आप कट देखिए। इंटेलेक्ट डिजाइन के अंदर 8% का एसएल इन्फो करीब 5% नीचे, माइंडट्री करीब 4.5% नीचे है और फर्स्ट जैसा छोटा शेयर है वो भी करीब 3-3.5% नीचे गए हैं। पावर कंपनीज की मुश्किल अभी भी है। आरईसी आज भी 3% नीचे है, अदानी पावर 4%, पीटीसी इंडिया जिसको हम पीएफएसएस का कोड है 3% नीचे, और पीटीसी इंडिया के अंदर भी हमने 3-3.5% का नुकसान आते हुए देखा। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, ट्रांसमिशन हो, सभी के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर है। फार्मा को इस 2018 का सबसे बेहतर सेगमेंट माना जाता है। अभी परसेंटेज लिहाज से सबसे बुरा तो नहीं हुआ लेकिन चला भी नहीं है। तो 2018 का फ्लेवर फार्मा के पास लग रहा है ऐसा, कम से कम फर्स्ट क्वार्टर बीतने के बाद तो नहीं लगा कि हाँ इनके पास होगी कुछ लीडरशिप। फिलहाल ये कुछ एक छोटी मिड कैप फार्मा की कंपनीज हैं जो आज भी आपको 5-6% का कट दे रही हैं। अगर आप बड़ी फार्मा कंपनीज में भी आएंगे ना तो जो है अपने लो से 2017 से जो 18 में आई और चली हैं उनमें 2-5% ही मिलेगा। कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज कम से कम फार्मा में नहीं दिखा। केमिकल शेयर वाली पॉकेट टूट गई, इसको थोड़ा सेफ एज माना जाता था लेकिन आज ये भी थोड़ा कमजोरी रहा है। आज कनोरिया केमिकल 5% नीचे, इसके अलावा विकास इकोस्फेयर है ये करीब 6% आज नीचे जाके बंद होने में कामयाब हो रहे हैं। बचा लिया फिर भी कहीं किसी तरह से 5-6% का सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग इनमें देखने को मिल रही है। ऑटो एंसिलरीज आगे देखें इनकी रफ्तार कम हुई है। एक्चुअली रफ्तार इसलिए भी कम है क्योंकि इनके जो ऑटोस कंपनी है उसके अंदर भी ज़्यादा बड़ा मूव नहीं है। ये आपके सामने आज की क्लोजिंग, खराब क्लोजिंग है आज की, बिल्कुल खराब क्लोजिंग, और ये 10,100 के भी नीचे। देखिए ये इनफैक्ट 6 दिसंबर 2017 के बाद की सबसे कमज़ोर क्लोजिंग है जो आज देखने को मिली है। 10,100 के नीचे, हालांकि एडजस्टेड क्लोजिंग नहीं है लेकिन 10,100 के नीचे निफ्टी की क्लोजिंग ये 6 दिसंबर 2017 के बाद की सबसे कमज़ोर क्लोजिंग है। इधर निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग आई है 250 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे 24,242 के लेवल पर, ये 8 मार्च के बाद की सबसे कमज़ोर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो दोनों ही लेवल पर अगर हम देखें तो नुकसान, सेंसेक्स 257 पॉइंट नीचे, प्रोविजनल क्लोजिंग है, एक बार देखेंगे कहाँ पर आंकड़ा आता है फाइनल। लेकिन राजेश क्या कहेंगे क्लोजिंग पर? ये तो 6 दिसंबर के बाद की नई निचली क्लोजिंग है। Yes, Mir, absolutely right. But at the same time, I was just watching the options data. मुझे लगता है अभी भी 10,000, 10,200 में सबसे ज़्यादा मोमेंटम था। 10,000 के पुट में और 10,200 के कॉल में हमने 17 लाख और 18 लाख रफली शेयर्स में एडिशन देखे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि वी आर ऑन द, यहाँ पे एक ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक गिरेगा। तो आई वाज जस्ट वॉचिंग कि कहाँ तक जा सकता है। तो जो सपोर्ट दिखता है एज फार एज द वीकली चार्ट इज कंसर्न, वो सपोर्ट लगभग है 10,020 और 10,030 के आसपास, टू बी वेरी प्रिसाइज 10,024 के आसपास वो है। तो ये बात जुदा है कि अगर यहाँ से 50-60 पॉइंट अगर बाजार गिरता है तो हम लोग बॉटम के आसपास तो नहीं है। तो मुझे बाय इंस्टिंक्ट ये कहता है कि बॉटम के आसपास है, क्योंकि एक्सट्रीम पेसिमिज्म है जो बॉटम के आसपास ही थोड़ा सा यहाँ पे फूट रहा है। सो मेनी न्यूज़, बहुत सारा ट्रिगर है, बहुत सारे इवेंट है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि क्यों ना हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रा बाइंग करें, थोड़ा एक्यूमुलेशन करें, कि जो हम हमारे क्लाइंट्स को यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग एट द मोमेंट। मेरी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 10,000 के पुट पे आपको इसलिए भी ज़्यादा फोकस रखना चाहिए क्योंकि इसके नीचे की पुट ज़्यादा एक्टिव नहीं है। कम से कम सारा का सारा ओपन इंटरेस्ट जो एडिशन हो भी रहा है, आज करीब टोटल एडिशन 6 लाख करोड़ को भी पार कर गया और वैल्यू एडिशन के हिसाब से 43% का आज में एडिशन हुआ, जो 20 लाख एडिशन है। सारा का सारा यही है। अगर ये लेवल बच गया तो यही से शॉर्ट कवरिंग आपकी होगी। ये एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का और ये अच्छा इंडिकेटर बना इस समय 10,000 के पुट कि इसके अंदर कौर कितने एकुमुलेशन, इसके नीचे कितने एकुमुलेशन, अभी तक तो नहीं है।
इसलिए बात राजेश जो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि पहले बार मार्केट को 10,000 के लेवल को तोड़ने दीजिए, फिर नए लेवल्स की बात बोलेंगे। जो आप भी कह रहे हैं कि हाँ मार्केट के लिए पहला 10,000 का लेवल है, उसके बाद फिर एक और लीक खुल जाएगी जो 200-250 पॉइंट नीचे लेके आ सकती है निफ्टी को नीचे। देखिए ये मतलब इसे दो तरीके से देखा जा सकता है। आप टेक्निकली या डेटा वाइज अगर देखें तो यही लगता है कि 10,000 की जो पुट है और 10,000 का जो लेवल है वो बहुत क्रिटिकल है। लेकिन थियोरेटिकली अगर आप देखें तो अगर वहां पर सबसे ज्यादा कंसेंसस है तो चांसेस आर कि मार्केट या तो उससे पहले घूम जाता है या तो फिर वहां पर नहीं रुकता है, उससे भी नीचे जाता है। तो वो एक चीज़ है, खैर वो मार्केट का नियम है। लेकिन अभी के लिए सच्चाई यह है कि 6 दिसंबर के बाद की सबसे कमज़ोर क्लोजिंग हमने निफ्टी पर देखी है। आप क्या कहेंगे जो क्लोजिंग आज हमने देखी है इस पर हरी? मैं कहूंगा डिसअपॉइंटिंग क्लोज है, बिकॉज हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से मार्केट बहुत ही वीक है और ऑलमोस्ट आई वुड से नॉट इवन 3-4 डेज अराउंड लास्ट 8-9 डेज से मार्केट्स काफी वीक है। और जिस तरह से ये मार्केट ऑलमोस्ट विदाउट सपोर्ट गिर रहा है, आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। बट मैं ब्रॉडली आई थिंक राजेश से सहमत हूँ, यदि आप एक इन्वेस्टमेंट व्यू लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली दिस अ गुड लेवल। क्योंकि देखिए मैं आपको मिसाल के तौर पर टाटा मोटर्स की बात करता हूँ, ये स्टॉक 600 का स्टॉक 330 हो गया, पर देयर इज नथिंग रियली नेगेटिव ऑन द स्टॉक। अभी भी जेएलआर का नंबर्स अच्छा है, अभी भी आई थिंक डोमेस्टिक सेल्स आर पिकिंग अप। तो ऐसे स्टॉक्स जो क्वालिटी स्टॉक्स करेक्ट हो गए, मैं मानता हूं दिस इज द टाइम टू बाय दोस काइंड ऑफ स्टॉक्स। तो आज की क्लोजिंग मार्केट की ठीक नहीं है। आज की क्लोजिंग कन्विक्शन को तोड़ने वाली है। आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट 165 जो 200 दिन की एवरेज थी उसको तोड़ के नीचे क्लोज होने वाली क्लोजिंग है। और आज मार्केट ने यह फिर से दिखाया कि अब ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों ही फ्रंट पे बाजार इस समय किसी से कोई सपोर्ट ही नहीं ले रहा है। ना तो पॉलिटिकल सिनेरियो जो इस समय देश के अंदर बना हुआ है, बैंकिंग के रिफॉर्म्स की प्रोसेस वो बिल्कुल ठप पड़ी है, और दूसरा जो अब फेड की बैठक है, ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। तो मार्केट के पास पर्याप्त रीज़न है गिरने के, और वो गिर भी रहा है। कोई तकल्लुफ नहीं उठा रहा, उसमें लगातार बाजार टूट भी रहा है। अरे आपने एक बार ना टाटा मोटर्स की बात बोली ना, तो उसके बाद मैंने पूरी की पूरी सूची वो 52 वीक शेयर्स वाली देखी है वापस से। उसमें बहुत सारे शेयर अभी भी हैं, उसमें ल्यूपिन है, उसमें अंबुजा सीमेंट्स है, और उसमें कुछ इस तरह के शेयर्स भी हैं जो कि मार्केट के अंदर एक अच्छा बेस बनाए हुए थे, लेकिन वो भी धराशायी हो गए। आप कुछ और शेयर बताना चाहते हैं इसी तरह से जो चले नहीं हैं, अब शायद चल जाएं, इस बेस के बाद चल जाएं, क्योंकि अभी Q4 के नंबर्स भी हैं, वो भी शायद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस बार के पुल बैक में। देखिए मैं मानता हूँ कि जहाँ तक फार्मा स्टॉक्स का सवाल है, आई वुड बिलीव दैट द वर्स्ट इज ओवर। और बिकॉज यहाँ से और कितना खराब हो सकता है। आपका लुपिन आई थिंक लगभग 2000 से 600 तक आ चुका है। आई थिंक औरबिंदो 1200 से लगभग 500 तक आ चुका है। तो आई थिंक ये सब काफी अच्छे स्टॉक्स है। मैं मानता हूं कि यूएस एफडीए की परेशानी है, आई थिंक उनका फॉर्म 483 का ओवरहैंग है, पर अब ये सब भी एडजस्ट करोगे तो मेरे ख्याल से ये सारे स्टॉक जरूरत से ज्यादा गिर चुके हैं। तो यदि आप 1 साल के लिए होल्ड करोगे, मैं मानता हूं आपको कम से कम 30-35% का बाउंस ये स्टॉक्स में मिल सकता है। तो मुझे ल्यूपिन या औरबिंदो खरीदने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। आई थिंक आई वुड गो एंड बाय टाटा मोटर्स। ऑफ कोर्स आई थिंक ये लेवल में मेरा फेवरेट है। आई वुड बिलीव इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आई थिंक 350 का स्टॉक अभी 250 आ चुका है। आई थिंक इट्स अ गुड लेवल टू बाय एसबीआई आल्सो। राजेश, आपकी तरफ से कोई ऐसा शेयर जिसकी क्लोजिंग आपको लग रही हो कि हाँ ठीक है ये लेवल बच गया, कल अगर थोड़ा भी पुल बैक के साइन दिखे तो अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक देगा? कोई भी एक ऐसा शेयर, कैश का, फ्यूचर का, कोई भी एक शेयर भी होगा तो चल जाएगा काम उससे? देखिए डिम्पी, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो LIC हाउसिंग मुझे पर्टिकुलरली अच्छा लगता है। एक लगार्ड है, लेकिन आप देखिए LIC में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 480 के आसपास का एक बॉटम बना था। 480 से लगभग 522 तक का रैली मिला था। 522 से फिर से ये करेक्ट हुआ। तो ये जो पुल बैक था 480 से 522 तक का, इसको इसने रिट्रेस किया आज, और इसका जो लेवल था 504, 505 वो भी टेस्ट हुआ। तो इसका जो निकलाइन लेवल है, जहां पे हम लोगों ने एक माइनर ब्रेकआउट देखा था, वो था 513, 514। मुझे लगता है अगर कल बाजार संभलता है और अगर LIC 513, 514 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बनेगी कि ये अपना एक बॉटम यहाँ पे प्लेस हो जाएगा और यहाँ से रिवर्सल आएगा। तो LIC इज ऑन माई लिस्ट। मुझे लगता है 540 का तो एक छोटा टारगेट यहाँ पे लेके मैं चल रहा हूँ। लेकिन अगर कोई पोजिशनल सोच रहे हैं
तो मुझे लगता है कि LIC 580-85 का टारगेट लेके काम करना चाहिए। LIC इज अ गुड बाय। सेकंड बाय कॉल ऑरोबिंदो फार्मा, जो हरी और मैं भी इस पर डिस्कस कर रहे थे कि एट दिस लेवल 570, 72 दिस इज नॉट अ बैड बेट। यहाँ पे आपको जाने के लिए 20-25 रुपए है और आने के लिए कम से कम 80 to 100 रुपीज का फर्स्ट मूव है। आई स्टिल रिमेंबर दिस इज हाउ वी गॉट DV's लैब व्हेन इट वाज एट 555 एंड फ्रॉम देयर वी हैव सीन अ रैली अप टू 1000 रुपीज। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, तो आई थिंक दीज आर द लेवल, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आप टॉप पे थोड़ा सावध रहिए और बॉटम पे थोड़ा सा एग्रेसिवली बाय करिए। तो आई थिंक दीज आर द लेवल्स। ठीक है, एकदम से टूट के इन शेयरों पे भले आप ना भी पड़ें तो, लेकिन इन शेयर्स को जरूर ध्यान में रखें। जब भी मौका लगे, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे को SIP शुरू करनी है, मेरे को कुछ अच्छे वैल्यू बाय शेयर्स चाहिए, तो इसलिए हम अब आप ये सोचते होंगे हम हर रोज पूछते हैं और हर रोज आपके सामने बात रखते हो, इसलिए ताकि शेयर पक्के होते जाएं। कईयों की एकदम से गिरावट आती है तो उसके बाद अच्छे वैल्यू बाय हो जाते हैं, इसलिए प्रोसेस अंतहीन है, चलती रहेगी प्रोसेस। 2 साल बाद भी हम यही बात पूछेंगे कि वैल्यू बाय बाजार के अंदर क्या है, ताकि आपका मुनाफा वो सेफ हो जाए। ये कोशिश हमारी लगातार जारी है। खैर, एक कोशिश और भी है, वो US से सीधा भारत के कनेक्शन को जोड़ने की भी। संदीप है मेरे सहयोगी, ये आपको ये बताने वाले हैं कि समय समय फेड सोच क्या रहा है। उसके बाद हरी से भी एक व्यू लेंगे और ये फेड का सीधा सीधा असर किन किन जगहों पर पड़ेगा, एक बार जरा ये भी जानेंगे। जरा पर फेड सोच क्या रहा है, एक बार इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। बताएं संदीप। देखिए, जो नए चेयरमैन बने हैं फेड के, जेरोम पावेल, उनकी पहली बैठक है और इस बार ये क्या फैसला लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, बाजार ये मान के चल रहा है कि इस बार जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ती हुई दिखेगी। 90% संभावना इस चीज़ की है कि हाँ, इस बार जो ब्याज दरें वो बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि इस साल के लिए जो कमेंट्री, जो आउटलुक पहले US फेड ने दिया था, वो यही था कि इस साल यानी कि 2018 में 3 बार दरें बढ़ सकती हैं। और ये जो मार्च महीना है, जो अब कल से बैठक शुरू होने वाली 2 दिन की, इसमें ब्याज दरें बढ़ने का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत होती हुई दिखेगी। इस इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ब्याज दरें कल बढ़ती हैं नहीं बढ़ती हैं, देखिए ये तो बढ़ना ऑलमोस्ट तय है, लेकिन अब कमेंट्री क्या होती है कि अब जो बाकी बचा समय है 2018 में, उसमें क्या परसों जो रेट हाइट होगा उसके बाद 2 बार और दरें बढ़ती हैं या 3 बार और बढ़ती हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बाजार जानना चाहता है, तो उससे पता चलेगा कि हाँ, कितनी बार एक्चुअली 2018 में जो दरें हैं वो US में बढ़ती हुई दिखेंगी। दूसरी बात, जैसे आप ट्रेड वॉर की बातें कर रहे हैं, उसको लेके फेड का क्या रुख है, क्या फेड भी इस चीज़ को लेके कोई ना कोई कमेंट्री करता है या उनकी ओर से भी कोई कदम आने की संभावना है या कमेंट्री उस चीज़ पे कोई आती है, ये जानना बाजार के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि यही 2 मेन मुद्दे हैं जो कि US के मार्केट्स को और ग्लोबली मार्केट्स को कहीं ना कहीं चिंता में डाल रहे हैं। तो कल से बैठक शुरू होनी है, उसमें ब्याज दरें बढ़ने की संभावना तो लगभग तय है, लेकिन फेड की कमेंट्री क्या होगी, कितनी बार दरें बढ़ेंगी और ट्रेड वॉर को लेके क्या उनकी ओर से कमेंट्री आती है, ये देखना अहम होगा। एक बार अरुण सेंगर को भी सुन लेते हैं, उन्होंने भी फेड पे अपनी राय रखी है। उसके बाद फिर हरी से जानेंगे सेक्टर्स, किन किन चीज़ों पर ज़्यादा असर पड़ेगा इस फेड की बैठक के बाद। मार्केट इस पॉइंट पे अभी अटका हुआ है कि will there be 3 rate hikes or could they raise it to 4 rate hikes? अभी तो जो उनका ऑफिशियल एक्सपेक्टेशन है वो 3 rate hikes का है, बट मोर एंड मोर पीपल थिंक कि वो 3 का 4 होने का पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा सा उसमें अगर 3 से 4 में शिफ्ट कर दिया तो थोड़ा सा पॉसिबली मार्केट में नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है, बट आई थिंक दैट वो 3 या 4 के बीच में मूव करना लाइकली है। और उसका कारण ये है कि इकोनॉमी इज डूइंग वेल, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लो है, इकोनॉमी इज शोइंग गुड स्ट्रेंथ। अगर हरी ये कमेंट्री थोड़ी हॉकिश आती है, हॉकिश का मतलब थोड़ी गंभीरता के साथ ये आती है कि नहीं हम तो दरें बढ़ा देंगे, हमारी अर्थव्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 2 से 3 से 4 बार भी आ सकते हैं, तो भारत से इसका क्या कनेक्शन, भारत में किस सेगमेंट पे ज़्यादा असर पड़ेगा, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो यदि फेड हॉकिश रहता है तो आई थिंक एक बात तो साफ है कि RBI जो रेट कट्स की बात कर रहे हैं वो तो रोल्ड आउट है, बल्कि आई थिंक इफ फेड इज गोइंग टू हाइक द रेट्स 4 टाइम्स, मैं मानता हूँ RBI में लुक एट हाइकिंग द रेट्स बाय 25 to 50 बेसिस पॉइंट्स। तो ये लगभग सारे रेट सेंसिटिव्स के लिए नेगेटिव रहेंगे, फिर वो रियल एस्टेट हो या बैंक्स हो या NBFCs हो। आई थिंक पॉजिटिव कहाँ पे रहेगा, मैं मानता हूँ कि एडिशनल रेट हाइक मीन्स US इज गोइंग टू ग्रो फास्टर, तो आई थिंक डेफिनेटली आपका IT और फार्मा के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, IT और फार्मा हमारे लिए ठीक रह सकता है, क्योंकि अमेरिका की ग्रोथ हमारी जो एक्सपोर्ट कंपनी वाली कंपनीज हैं उनके लिए अच्छा होगा। हम IT भी एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास फार्मा का भी अच्छा बिजनेस है जो हम US से लेके आते हैं, तो ये दोनों सेगमेंट कहीं ना कहीं अच्छे ग्रो करेंगे अगर अमेरिका की इकॉनमी इस तरह के सिग्नल या साइन देती है। अब आगे आप बढ़ते हैं,
भारत के अंदर सीमेंट कंपनीज में एक नई मजबूती देखने को मिल रही है। ये मजबूती असल में एनसीएलटी के दफ्तरों में जाके ज़्यादा दिखती है, क्योंकि वहाँ जो कंपनी गई हुई है सब अपने साथ उसको जोड़ना चाहते हैं, ऐसा जोड़ बनाना चाहते हैं जो कभी टूटे ही नहीं। बिनानी के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है। अल्ट्राटेक, डालमिया भारत और बिनानी, त्रिकोण ऐसा बना है, पता नहीं बिनानी किसके खेमे में जाने वाला है अंचल मेरे साथ बताने के लिए पूरी स्टोरी। अंचल बताएं। बिल्कुल डिम्पी, आपने सही कहा, ये त्रिकोण कुछ अजब बनता हुआ दिखा है। अब एक और नया अपडेट आया और ये आया है कि अल्ट्राटेक और बिनानी इंडस्ट्रीज के बीच में करार किया जा रहा है। जो ये करार है ये बिनानी सीमेंट में 98.4% हिस्सा खरीदने के लिए किया जा रहा है और इसके तहत अल्ट्राटेक 7,266 करोड़ की रकम देगा, जो डेट है, जो लेंडर्स का कर्ज है बिनानी सीमेंट में, उसे पे ऑफ करने के लिए। ओवरऑल अगर आप देखें एनसीएलटी में ऑलरेडी मामला चल रहा है। अल्ट्राटेक ने, साथ में डालमिया भारत ने बिड्स की थी, इसमें अल्ट्राटेक की बोली को खारिज कर दिया गया था, वो डालमिया भारत की बोली को प्रेफर बेट माना गया था, लेकिन उसके अगेंस्ट अल्ट्राटेक ने केस किया। तो इस पूरे ही कमोवेश के अंदर अब एनसीएलटी के बाहर भी एक्शन बढ़ गया है। 22 तारीख को एनसीएलएटी में सुनवाई है इस केस की और कहीं ना कहीं उस 22 मार्च से पहले जो एक्शन है वो बेहद बढ़ रहा है। पूरा मुद्दा इसलिए एक्सप्लेट हो गया डिब्बी, क्योंकि जो बिनानी सीमेंट के लिए डालमिया भारत ने बोली लगाई थी, बहुत सिंपल बोली थी। उन्होंने कहा था हम 6,530 करोड़ रुपए देंगे इसका कर्ज पे ऑफ करने के लिए, और इसके आगे और जो ये प्लान, जो टर्न अराउंड प्लान पेश किया गया था वो सभी नियमों के अनुसार किया गया था। इसके विपरीत अल्ट्राटेक की जो बोली थी वो स्लाइडली बेटर थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। उसका सबसे बड़ा कारण था सीसीआई में जो मुद्दा अटका हुआ है। देखिए 2016 में सीसीआई ने अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर 1175 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी और लेंडर्स ने साफ तौर पे कहा आप बोली लगाने से पहले सीसीआई से एनओसी लेकर आइए, और इसी पे पूरा मामला एक्सप्लेट हो गया। और अब ऐसी बातें आ रही हैं कि शायद एनसीएलटी के बाहर अब अल्ट्राटेक सीमेंट और बिनानी इंडस्ट्रीज के बीच में सौदा हो सकता है बिनानी सीमेंट के लिए। हरी आपसी होगा इनफैक्ट ये सवाल, ये सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए कितना री रेटिंग वाला पॉइंट भी है। देखिए ये बात तो तय है कि सीमेंट के अंदर भी कंसोलिडेशन दिख रहा है। कुछ बड़े प्लेयर्स ही होंगे, ये छोटी छोटी कंपनीज किसी न किसी वजह से इनके साथ जुड़ जाएंगी। कर्ज भी वजह हो सकती है, कंसोलिडेशन भी वजह हो सकती है। बराक वैली है, बर्नपुर है, गुजरात सिद्धि सीमेंट है, केसीपी, ओरिएंट, हेडलबर्ग, ओसीएल, रेन इंडस्ट्रीज, रैमको, बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े नाम हैं जो शायद कंसोलिडेशन के दौर से गुजरेंगे। आपकी राय इस पूरे सीमेंट पैक पे? आई थिंक दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो इनका प्राइस, कितना प्राइस पर टन पे कोट कर रहा है, आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यदि डालमिया भारत का बिड 6,400 करोड़ का बिड देखोगे, सो दैट सीम्स टू बी एट पार विद व्हाट यू पे ऑन अ पर टन बेसिस फॉर सीमेंट कंपनीज। जो अल्ट्राटेक का रिवाइज बिड है 7,500 करोड़ का, आई थिंक दैट इज सब्सटेंशियली हायर। पर मेरे ख्याल से एक बात यह भी है कि बिनानी सीमेंट के पास काफी बड़े लाइमस्टोन के रिजर्व्स है और आपके जो लाइमस्टोन के रिजर्व्स ये ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन पे बहुत काम आते हैं। तो आई थिंक दैट कुड बी द रीजन दे आर पेइंग अ बिगर प्राइस। तो मैं मानता हूं कि अल्टीमेटली जहां तक सीमेंट स्टॉक्स का परफॉर्मेंस है, इट विल डिपेंड ऑन आपका करंट प्राइस क्या इन टर्म्स ऑफ रुपी पर टन और आपके पास लाइमस्टोन रिजर्व्स कितने। आई थिंक दीज टू विल एड अप टू वेदर आई कैन क्रिएट वैल्यू और नॉट क्रिएट वैल्यू ऑन सीमेंट स्टॉक्स। ठीक है, एक बार इस पे आपकी रिकमेंडेशन भी चाहिए। एक बार राजेश आप ये देखेंगे, ये एक तो एक हेडलबर्ग सीमेंट है और आज एक रैमको सीमेंट को लेकर भी एक रिपोर्ट आई थी। सुबह आप थे नहीं हमारे साथ, लेकिन इस रिपोर्ट का असर ये हुआ कि आज दिन भर शेयर टूटा ही नहीं। पहले तो 2-2.5% ऊपर था, लेकिन जाते जाते 1% हुआ। एक बार जरा रैमको सीमेंट बताइए, एक्चुअली सीधा बाय से सेल हो गया, तो फंडामेंटल की चिंता मत कीजिएगा आप सिर्फ टेक्निकल देखिए। और एक दूसरी बात आपको ये देखना है, एक शेयर हेडलबर्ग सीमेंट, इसके अंदर क्या करना है? देखिए रैमको सीमेंट में मैं ये कहूँगा कि एक पॉजिटिव स्टार्ट और पॉजिटिव गैप अप के बाद इसमें एक सेलिंग प्रेशर देखा, बट एट द सेम टाइम जो कल का जो लो था 740 के आसपास का, इसको इसने वायलेट नहीं किया। तो मुझे लगता है मे बी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी आज कुछ होगा, देयर हैज़ टू बी ए न्यूज़, और ये न्यूज़ के चलते मुझे लगता है सुबह गैप अप हुआ, लेकिन गैप अप के बाद वो फिजल आउट हुआ। पर एट द सेम टाइम ऐसा कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चरली डैमेज नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है 725 का जो इसका लेवल है, दैट इज़ 200 DMA लेवल, जब तक ये मेंटेन होता है तब तक मुझे लगता है कि रैमको सीमेंट में इतनी बड़ी वीकनेस नहीं आएगी। तो रैमको में मेरा व्यू न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। अपसाइड में 780 तक का एक पुल बैक मुझे दिखता है। रही बात हेडलबर्ग सीमेंट की डिम्पी, तो मुझे लगता है देखिए हेडलबर्ग सीमेंट रफली इसका 148 के आसपास इसका 200 DMA लेवल है और स्ट्रक्चरली भी इतना कुछ खराबी इसमें नहीं दिखता है। अगर आप
सामने देखो तो अगर आप देखो डिम्पी, देयर आर सो मेनी लार्ज कैप काउंटर्स व्हिच हैज करेक्टेड 30-35% फ्रॉम द हाइज, whereas निफ्टी itself corrected by 1,100 पॉइंट्स, राइट? तो अगर हेडलबर्ग देखो तो हेडलबर्ग वहीं पे है, तो मुझे लगता है कि इट शोज दैट देयर इज इनहेरेंट स्ट्रेंथ इनटू इट। तो यहाँ पे टेक्निकली मुझे ज़्यादा लगता है कि 148 का लेवल जो मेंटेन होता है तो देयर इज अ बाय, इसमें होल्ड रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें ब्रेकआउट नहीं आया। अगर ब्रेकआउट मिलता है लगभग 160 के ऊपर तो इसमें बहुत अच्छा ट्रैक्शन आएगा, मे बी यू विल सी ए न्यू हाई। तो यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे सोचे तो हेडलबर्ग लुक्स गुड टू मी। ठीक है, सीधा चलते हैं, अब आईपीओ मार्केट का जरा जायजा ले लेते हैं कि कितनी सब्सक्रिप्शन है और किस किस का क्या क्या व्यू मिल रहा है। पूजा है हमारे साथ बताने के लिए। पूजा बताएं अभी तक किस सब्सक्रिप्शन के लेवल है HCL के? जी 4 आईपीओ इस वक्त एक्टिव हैं मार्केट में। सबसे पहले बंधन बैंक से शुरुआत कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, इस वक्त 6.5 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। और जैसे हम आपको थोड़ा डिटेल बता देते हैं, इस आईपीओ से करीब 4500 करोड़ जुटाने की योजना आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन 6.5 गुना सब्सक्राइब होकर ये आईपीओ कुछ ही देर में बंद हो जाएगा। HCL का आईपीओ की अगर बात करें तो दूसरा दिन था आज आईपीओ का और करीब 29% ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। ये आईपीओ 20 मार्च तक खुला रहेगा और 20 मार्च तक आपके पास मौका है इस आईपीओ में पैसे लगाने का। कारदा कंस्ट्रक्शन के आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही आईपीओ 1.14 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। 21 मार्च तक आईपीओ खुला रहेगा और इस आईपीओ के जरिए करीब 77 करोड़ जुटाने की योजना है कंपनी की। तो दूसरे दिन भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है कंपनी का। और आखिर में बात करते हैं सांधार टेक की। इस कंपनी का आईपीओ भी 21 मार्च तक खुला रहेगा। आज पहला दिन था और पहले दिन की बात करें तो 3% अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। जो लेटेस्ट डेटा निकल कर आया 3% तक सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ के जरिए कंपनी की करीब 566 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो ये 4 आईपीओ हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं और बंधन बैंक का आज आखिरी दिन था। ठीक है, बंधन बैंक और HCL दोनों ही पैसों के मामले में ठीक है। इनका प्राइस बैंड जो है वो हरी कह रहे थे कि बिल्कुल जस्टिफाइड है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ना ज़्यादा महंगा ना ही ज़्यादा सस्ता भी है। सिर्फ सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों से अपने कन्विक्शन को आप थोड़ा सा देखिएगा। दोनों में शायद लिस्टिंग गेन ना आए, ये बात भी समझी जा सकती है। लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। शुक्रिया हरी आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पूजा आपका भी शुक्रिया, साथ ही राजेश आपका भी शुक्रिया मार्केट में आज ये बताने के लिए एक्चुअली सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट्स में समय की तस्वीर क्या बनती दिख रही है। अब एक और बाजार भी है, वो है कम्युनिटीज़ मार्केट। यहाँ पे भी उथल पुथल काफ़ी अच्छी है और मृत्युंजय है मेरे सहयोगी यही बताने के लिए कि इस समय की अपडेट क्या है। मृत्युंजय बताएं। शुक्रिया डिम्पी। और अगर बाजार के ताज़ा हालात पर नज़र करें तो अभी मार्केट में कहीं ना कहीं दबाव का जो माहौल है वो बना हुआ है। 25 रुपये नीचे MCX पर गोल्ड और चांदी भी यहाँ पर लाल निशान में ट्रेड कर रही है। हमारे साथ अजय बहती हैं इस पर बातचीत के लिए, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के एनालिस्ट। अजय स्वागत है आपका। क्या कमेंट होगा आपका? अब जो मार्केट हम देख पा रहे हैं इस वक्त का गोल्ड और सिल्वर का, क्या यहाँ से ये दबाव और बढ़ने वाला है या फिर रिकवरी की संभावना आपको दिख रही है? थैंक यू मृत्युंजय। देखिए जैसा आपने अभी भी कहा कि मार्केट सुबह से एक दबाव में है। अगर पोजिशनली में देखूं तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं है, लेकिन जहां तक इंट्राडे ट्रेडर्स की बात है मुझे लगता है आज शाम के सेशन में भी दबाव बना रहेगा। MCX गोल्ड में ये पॉसिबिलिटी है कि 30,100 30,050 तक के लोअर लेवल्स हम आज के सेशन में देख पाए। जबकि सिल्वर की बात करें तो 37,900 38,000 के लेवल्स पॉसिबल है। तो बिल्कुल सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी बेहतर रहेगा आज शाम के कारोबार के लिए। ठीक है। और आपको लगता है कि सिल्वर में भी बिकवाली करना ही ठीक रहेगा? बिल्कुल, अगर गोल्ड के साथ साथ मैं समझता हूँ सिल्वर में भी दबाव बना रहना चाहिए बिल्कुल आज के सेशन के लिए। शाम के सेशन में 38,400 38,450 की तरफ पुल बैक मिले तो एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, टारगेटिंग 38,000 या फिर 37,900। ओके, इसके अलावा आपका व्यू मेटल मार्केट के ऊपर क्या होगा? स्पेशली जिंक में आज किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? मेटल में सुबह से ही काफी बिकवाली हो चुकी है। लगभग पूरा बेस मेटल पैक ओवरसोल्ड रीजन में है। तो मैं समझता हूँ शाम के सेशन में एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी अच्छी है। अगर पूरे बेस मेटल पैक में जिंक ही एक ऐसी कमोडिटी है जो ज्यादा स्टेबल है तो बिल्कुल 211 के स्तर पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, टारगेटिंग 214। एग्री मार्केट में 1 घंटे का ट्रेड अभी बचा है। ग्वार और चना इन दो काउंटर के ऊपर क्या कमेंट होगा आपका और यहाँ पर किस तरह का ट्रेड करना बेहतर रहेगा? चना में मृत्युंजय शॉर्ट टर्म में अब कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ गई है। तो मैं समझता हूँ 3,690 एक इंट्राडे सपोर्ट है जहाँ पर बाइंग करके काम किया जा सकता है। अपसाइड में 3,790 3,800 तक के टारगेट की उम्मीद करके चल सकते हैं। और बिल्कुल अगर शॉर्ट टर्म देखें तो ग्वार में शायद प्रेशर बना रहे।
डाउन साइड में मैं समझता हूँ गुआर में 4150 तक के टारगेट बिल्कुल शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।